अध्याय 121 विस्फोटक स्थल। इस समय प्रमुख मीडिया आउटलेट और इंटरनेट हस्तियां पहले ही यह खबर फैला चुकी थीं। रिवर सिटी के व्यापारिक समुदाय में एक बड़ा भूकंप आया। एक निश्चित व्यापारिक कंपनी मैनेजर वेस्ट ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित नया फेशियल मास्क अद्भुत है। हम सिर्फ 10 मिनट में परिणाम देख सकते हैं। क्या हमें अग्रिम ऑर्डर देना चाहिए? इसे ऑर्डर करें, बेशक हमें ऑर्डर देना होगा। तो फिर मैं अब ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स को फोन करूंगा। जब तक आप अपनी कॉल समाप्त करेंगे, उत्पाद बिक चुका होगा। कार तैयार करें और ऑर्डर देने के लिए रिलीज कॉन्फ्रेंस में जल्दी करें। हाँ, एक निश्चित ई कॉमर्स कंपनी। धमाका। महाप्रबंधक के कार्यालय का दरवाजा जबरदस्ती खोला गया। एक मोटा आदमी कार्यालय से बाहर भाग गया। वह जल्दी से कार्यालय क्षेत्र में गया, अपनी सांस पकड़ी और चिल्लाया, सभी, अभी ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स ने एक जादुई चेहरे का मुखौटा लॉन्च किया है जो केवल 10 मिनट में उल्लेखनीय परिणाम दिखाता है। इसलिए मैं सामान के एक बैच के लिए ऑर्डर देने की योजना बना रहा हूं। कल से हम इस फेशियल मास्क को बेचने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मैनेजर जैकब, क्या यह फेशियल मास्क सचमुच इतना अद्भुत है? केवल 10 मिनट में परिणाम। मैनेजर जैकब, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? कर्मचारियों को विश्वास नहीं हुआ और उन्हें लगा कि उनका बॉस मजाक कर रहा है। मैनेजर जैकब ने कहा, मैं आपको सच बता रहा हूं। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप प्रमुख लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों पर रिलीज कॉन्फ्रेंस का रिप्ले देख सकते हैं। ठीक है, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा। मुझे अब ऑर्डर देने के लिए रिलीज कॉन्फ्रेंस में जाना होगा। सचिव विंसलेट, कार तैयार करो और रिहाई सम्मेलन में जाओ। एक निश्चित सौंदर्य संस्थान। ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के नए उत्पाद रिलीज सम्मेलन का दृश्य टीवी पर प्रसारित किया जा रहा था। जेड ब्यूटी फेशियल मास्क के प्रभाव को अपनी आंखों से देखकर सभी ब्यूटिशियन और ग्राहक हंगामा करने लगे। हे भगवान, यह किस तरह का फेशियल मास्क है? परिणाम बहुत अच्छे हैं। 10 मिनट परिणाम देखने के लिए सिर्फ 10 मिनट, यह आश्चर्यजनक है। क्या यह अभी ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है? मैं अब ऑर्डर देना चाहता हूं। ग्राहकों ने एक के बाद एक चिल्लाते हुए अपने मोबाइल फोन उठाए और प्रमुख ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्मों पर चेहरे के मास्क की खोज शुरू कर दी। हालांकि उनकी निराशा के कारण उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री अभी तक शुरू नहीं हुई थी। इस समय सौंदर्य संस्थान की महिला मालिक जल्दी से ऊपर से नीचे भागी। मैनेजर वॉरेन, क्या आपने ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स का नया उत्पाद रिलीज सम्मेलन देखा है? एक ब्यूटिशियन ने पूछा। मैंने इसे देखा है, मैनेजर वॉरेन ने जवाब दिया और फिर कहा, मुझे यकीन है कि यह फेशियल मास्क रिवर सिटी के इतिहास में सबसे लोकप्रिय त्वचा देखभाल उत्पाद बन जाएगा। तो मैं अब ऑर्डर देने के लिए रिलीज कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं और मुझे सामान का पहला बैच मिलना चाहिए। एक ही समय में क्लाउड कॉल्ड्रॉन होटल के प्रवेश द्वार पर कई लग्जरी कारें पहले ही होटल के प्रवेश द्वार पर रुक चुकी हैं। इसके अलावा कई और लग्जरी कारें दूर से तेज गति से आ रही हैं। कार के दरवाजे खुले और एक के बाद एक अच्छे कपड़े पहने बॉस कार से बाहर निकले और होटल में घुस गए। होटल के सुरक्षा गार्ड यह सोचकर हैरान रह गए कि कुछ हुआ है। पहले तो गार्ड उन्हें रोकने वाले थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये मालिक ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के नए उत्पाद रिलीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां आए थे,
तो उन्होंने उन्हें रोका नहीं और सीधे जाने दिया। इस समय सम्मेलन स्थल पर मूलतः खाली पड़ा यह स्थल अब अत्यधिक भीड़भाड़ वाला हो गया था तथा शोरगुल लगातार जारी था। राष्ट्रपति स्टीवर्ट, मुझे सचमुच खेद है। मैं आज सम्मेलन में आना चाहता था, लेकिन मैं किसी काम में व्यस्त था और अब तक नहीं पहुंच सका। मुझे आशा है कि राष्ट्रपति स्टीवर्ट समझ सकेंगे। राष्ट्रपति स्टीवर्ट, मैंने सम्मेलन का वीडियो देखा है। आपकी कंपनी का फेशियल मास्क वास्तव में शक्तिशाली है। मैं एक बैच के लिए ऑर्डर देने की योजना बना रहा हूं। तुम्हें मेरे लिए कुछ छोड़ना होगा। राष्ट्रपति स्टीवर्ट, मैं आपके साथ सहयोग करना चाहता हूं। अब हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। मैं आपके पास जितने भी फेशियल मास्क होंगे ले लूंगा और किसी भी समय सामान का भुगतान कर सकता हूं। राष्ट्रपति स्टीवर्ट, मुझे मत भूलना, हम दोस्त हैं। इस समय ऑर्डर देने के लिए आने वाले मालिकों में न केवल वे लोग शामिल थे जिन्होंने कभी ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के साथ काम नहीं किया था और जो तटस्थ रहे थे, बल्कि वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने मूल रूप से प्रॉस्पेरिटी फार्मास्यूटिकल का पक्ष लिया था। हॉल के सामने खड़ी जूलिया स्टीवर्ट ने अपने सामने के दृश्य को देखा और पूरी तरह से दंग रह गईं। इस अवधि के दौरान उसने जो दबाव, अविश्वास और शिकायतें अनुभव की थीं, उनके बारे में सोचते हुए और वर्तमान स्थिति को देखते हुए जूलिया स्टीवर्ट की आंखें लाल हो गईं। इस दौरान की गई कड़ी मेहनत सार्थक रही। बेशक आनव येजर के सीक्रेट प्रिस्क्रिप्शन के बिना ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स इतना लोकप्रिय उत्पाद विकसित नहीं कर पाता। यदि आनव येजर लगातार उसका उत्साहवर्धन, सांत्वना और समर्थन नहीं करते, तो शायद वह इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाती। वह आनव येजर की बेहद आभारी थी। ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी बेहद उत्साहित और रोमांचित थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह रिलीज कॉन्फ्रेंस इतनी सफल होगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे बॉस इस आयोजन का समर्थन करने आएंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका नव विकसित उत्पाद इतना बड़ा ऑर्डरिंग क्रेज पैदा करेगा। इस समय सिलास जॉर्डन और अन्य लोग, जो दूर एक कोने में भीड़ में थे, लगभग पागल हो गए थे। वे आज यहां खुश होने और एक चुटकुला देखने आए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। उन्होंने सोचा था कि ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स रिलीज कॉन्फ्रेंस में कोई भी शामिल नहीं होगा, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि रिवर सिटी के 4 महान दिव्य डॉक्टर, रिवर सिटी के शीर्ष व्यक्ति और साउथ सिटी प्रांत के शीर्ष व्यक्ति सभी समर्थन के लिए यहां मौजूद होंगे। उन्होंने सोचा कि ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के नए उत्पाद उनके प्रॉस्पेरिटी फार्मास्यूटिकल उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रतिस्पर्धी के उत्पाद इस तरह फट जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब उन्होंने प्रॉस्पेरिटी फार्मास्यूटिकल ने एक नया उत्पाद रिलीज सम्मेलन आयोजित किया, तब भी उन्होंने इस तरह की स्थिति का अनुभव कभी नहीं किया। ईर्ष्या, क्रोध, अति, घृणा, विभिन्न भावनाएं सिलास जॉर्डन और शेल्टन जॉनसटन के दिलों में दौड़ गईं। मारिया हार्पर, सिंडी लुइस, लुसी लुइस और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही महसूस किया। ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स, जूलिया स्टीवर्ट और आनव येजर को गिराना इतना कठिन क्यों है? सिलास जॉर्डन पूरी तरह से पागल हो गया और मालिकों पर चिल्लाने लगा, यदि आप ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के साथ सहयोग करने का साहस करते हैं, तो आप प्रॉस्पेरिटी फार्मास्यूटिकल और जॉर्डन परिवार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। आपको इस बारे में ध्यान से सोचने की जरूरत है कि क्या यह इसके लायक है। युवा मास्टर जॉर्डन, हम जिसके साथ चाहे सहयोग कर सकते हैं,
यह आपका कोई काम नहीं है। यह सही है, हम पर दबाव डालने के लिए अपनी समृद्धि फार्मास्यूटिकल, अपने जॉर्डन परिवार का उपयोग न करें, हम इसके लिए खड़े नहीं होंगे। आपकी समृद्धि फार्मास्यूटिकल के बिना भी हमारी कंपनियां भूख से नहीं मरेंगी। जिन मालिकों ने प्रॉस्पेरिटी फार्मास्यूटिकल के साथ सहयोग नहीं किया था, वे सभी बहुत परेशान होकर बोले। आप सिलास जॉर्डन इतना क्रोधित था कि उसकी छाती धड़क रही थी। फिर वह उन मालिकों की ओर देखने लगा जिन्होंने उसके साथ सहयोग किया था और दहाड़ा, यदि आप इस ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के साथ सहयोग करने का साहस करते हैं, तो हमारी समृद्धि फार्मास्यूटिकल तुरंत आपके साथ हमारा सहयोग समाप्त कर देगी। इसके अलावा आज से आप हमारी प्रॉस्पेरिटी फार्मास्यूटिकल के साथ किसी भी व्यापारिक लेनदेन के बारे में भूल सकते हैं। बोलने के बाद उन्होंने जूलिया स्टीवर्ट की ओर ठंडे स्वर में देखा और कहा, जूलिया स्टीवर्ट, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स कितने समय तक टिक पाती है। चलो बस इंतजार करें और देखें। चलो चलें। तुरंत ही वह शेल्टन जॉनस्टन और अन्य लोगों के साथ कार्यक्रम स्थल से चले गए। वह वास्तव में अब यहां नहीं रहना चाहता था। यहां रहना बहुत अपमानजनक होगा, बिल्कुल जोकर की तरह। सिलास जॉर्डन और अन्य लोगों को जाते देख प्रॉस्पेरिटी फार्मास्यूटिकल के साथ सहयोग करने वाले मालिकों का एक हिस्सा कुछ देर के लिए झिझका और फिर उसके पीछे चला गया। अध्याय 122 वह योग्य है। हालांकि कुछ बॉस अभी भी वहीं रुके हुए हैं। चूंकि वे सभी बॉस थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित उत्पाद की जबरदस्त क्षमता को देखा और यह निस्संदेह भविष्य में सबसे अधिक बिकने वाला त्वचा देखभाल उत्पाद बन जाएगा। अपने हितों के लिए वे ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के साथ काम करने की भीख भी मांगते थे। सिलास जॉर्डन और उनकी पार्टी के होटल छोड़ने के बाद वे एक-एक करके चले गए। होटल का प्रवेश द्वार। मैं क्रोधित हूं, पूरी तरह क्रोधित। ऑनव येजर के चेहरे पर वह आत्मसंतुष्ट भाव देखकर मुझे गुस्सा आता है। लूसी लुइस बहुत उत्तेजित थी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उतना ही अधिक क्रोधित होती जाती। उसने अपनी आंखों में निर्दयी चमक के साथ डायोन वेल को देखा और सुझाव दिया, जीजाजी, क्यों न हम उस बदमाश ऑनव येजर को मारने का अवसर खोजें। डायोन वेल ने धीमी आवाज में बोलते हुए उदास होकर धूम्रपान किया, मैं उस ऑनव येजर को भी मारना चाहता हूं। लेकिन लूसी, तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑनव येजर को संभालना अब हमारी क्षमता से बाहर है। केवल स्टीवर्ट और मैडॉक्स परिवार ही हमें पर्याप्त सिरदर्द देते हैं। और अब जब लेसर प्रांत, कमिश्नर, थंडर लीडर और 4 महान दिव्य डॉक्टरों का उसके साथ घनिष्ठ संबंध है, तो उसे मारना और भी कठिन हो गया है। बेशक उसकी अपनी ताकत भी दुर्जेय है और उसे मारना बेहद मुश्किल है। तो यह तरीका काम नहीं करेगा और न ही वह, क्या हमें उस कमीने को हमेशा के लिए अहंकारी होने देना चाहिए। लूसी लुइस ने कुछ गहरी सांसें लीं और फिर से प्रस्ताव रखा, जीजाजी, क्यों न हम जूलिया स्टीवर्ट का अपहरण करने के लिए किसी को काम पर रखें और फिर उसका इस्तेमाल उस बदमाश ऑनव येजर को धमकाने के लिए करें। एक बार जूलिया का अपहरण हो जाए तो ऑनव येजर हमारी दया पर निर्भर हो जाएगा। सिंडी लुइस ने अपना चेहरा बदला और कहा, लूसी, क्या यह थोड़ा जोखिम भरा नहीं है? लूसी लुइस ने कहा, यह ठीक है, बहन, जब तक हम सावधान हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। डायोन वेल ने तुरंत सुझाव को अस्वीकार कर दिया, भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लूसी, मैं तुम्हें ऐसा न करने की सलाह देता हूं। अब जब जॉर्डन, हार्पर और स्टर्न परिवार स्टीवर्ट और मैडॉक्स परिवारों को निशाना बना रहे हैं, तो हमें
अराजकता में इजाफा नहीं करना चाहिए। जब तक स्टीवर्ट और मैडॉक्स परिवार गिरते रहेंगे, भविष्य में आनव येजर से निपटना बहुत आसान होगा। तो अभी के लिए आइए इसे सहन करें। बस मुझे कुछ चीजों से निपटना है, इसलिए मुझे अब जाना होगा। डायोन वेल के बोलने के बाद वह कार में बैठ गया और चला गया। डायोन वेल के जाने के बाद सिंडी लुइस ने कहा, लूसी, डायोन सही है, हमें बस इसे सहन करना चाहिए। बहन, तुम उस कमीने आनव येजर को इतने लंबे समय तक घमंडी होते हुए देख सकती हो, लेकिन मैं नहीं देख सकता। लूसी लुइस ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं, दांत पीसते हुए कहा, इसके अलावा अगर उस कमीने ने उस समय दादाजी का इलाज किया होता तो दादाजी की मृत्यु नहीं होती। तो दादाजी की मृत्यु भी उनसे संबंधित है। यह सच है, लेकिन सिंडी लुइस भी आनव येजर को मारना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि यह तरीका अनुचित है। लूसी लुइस ने आगे कहा, बहन, चिंता मत करो, जब हम जूलिया का अपहरण करेंगे तो हम उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम सिर्फ उस कमीने आनव येजर को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसा करने से आनव येजर को घुटने टेकने और हमसे माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे उसका अहंकार दब जाएगा और हमें अपना गुस्सा निकालने का मौका मिलेगा। जब तक हम किसी को नहीं मारते, यंग मास्टर जॉर्डन, यंग मास्टर हार्डी और यंग मास्टर स्टर्न हमारा साथ देते रहेंगे, तब तक हम ठीक रहेंगे। इस बिंदु पर सिंडी लुइस का मन घृणा से भर गया और लूसी लुइस के शब्दों से वह भी डगमगा गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, चलो करते हैं। लूसी लुइस तुरंत उत्साहित हो गईं, बहन, मैं पैसे खर्च करूंगी और अभी किसी को काम पर रखूंगी और हम आज रात से काम शुरू करेंगे। ठीक है, सिंडी लुइस ने जोर से सिर हिलाया। इसके बाद वे दोनों कार में बैठ गए और होटल से बाहर निकल गए। इस समय होटल सम्मेलन हॉल। यह देखकर कि जूलिया स्टीवर्ट अभी भी अचंभित थी और उसे होश नहीं आया था, आनव येजर ने उसकी ओर से कुछ शब्द कहने का निर्णय लिया, क्योंकि वे इन बॉसों को यूं ही लटका कर नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने भीड़ को स्कैन किया और जोर से कहा, हमारे ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के नए उत्पाद रिलीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आप सभी को धन्यवाद और हमारे नए उत्पादों को पसंद करने के लिए धन्यवाद। कृपया निश्चिंत रहें, आज उपस्थित सभी लोग हमारे ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने में सक्षम होंगे। बढ़िया बढ़िया, जब तक हम सहयोग पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, हमें सामान ऑर्डर न कर पाने की चिंता नहीं होगी। मैं पहले से ही कल्पना कर सकता हूं कि जैसे ही यह फेशियल मास्क लॉन्च होगा, यह निश्चित रूप से तुरंत बिक जाएगा, इसलिए हमें और अधिक स्टॉक करना होगा। हा, मैंने पहले ही 30 मिलियन मूल्य का सामान ऑर्डर करने की योजना बना ली है और फिर बाद में 30 मिलियन और जोड़ने की योजना बना ली है। आनव येजर की बातें सुनकर सभी बॉस बहुत खुश हुए और उत्साहपूर्वक चर्चा करने लगे। हालांकि जिन लोगों को हमारे ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स द्वारा काली सूची में डाल दिया गया है, भले ही आप आज आए हों, हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे। इस बिंदु पर आनव येजर ने फिर से बात की। उसकी बातें सुनकर दृश्य अचानक शांत हो गया। कुछ लोग चिंतित और असहज हो गए। उन्हें एक सप्ताह पहले ब्लू स्काई क्लब में हुई एक घटना याद आई। उस समय उन्होंने जूलिया स्टीवर्ट और ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स पहले ही उनके बारे में भूल चुकी होगी। जैसे ही इन बॉसों ने भाग्य की आशा को थामे रखा, आनव येजर ने ऊंची आवाज में कहा, अब मैं रोल कॉल करूंगा और जिन्हें बुलाया गया है वे जा सकते हैं।
इसके साथ ही आनव येजर की ठंडी आंखें भीड़ में मौजूद एक गंजे सिर वाले बॉस पर टिक गईं और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आप प्रॉस्पेरिटी कॉमर्स एंड ट्रेड के डैनियल विंसलेट हैं, है ना? आप उस समय बहुत ऊंची आवाज में बोलते थे, यहां तक कहते थे कि यदि आप भविष्य में हमारे ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के साथ सहयोग करने की भीख मांगेंगे तो आप कुत्ते बन जाएंगे, याद है? डैनियल विंसलेट ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए सूखी हंसी उड़ाई। असिस्टेंट येजर, मैं उस समय सिर्फ मजाक कर रहा था। आप इसे गंभीरता से कैसे ले सकते हैं? क्षमा करें, लेकिन मैंने इसे गंभीरता से लिया। आनव येजर ने ठंडी सांस ली, फिर बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां दरवाजा है, अब आप खो सकते हैं। डैनियल विंसलेट तुरंत क्रोधित हो गए और चिल्लाने लगे, आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? आपको मुझे बाहर निकालने का अधिकार क्या देता है? 8 हॉर्स ई-कॉमर्स के डेरिक मैककेना भी चिल्लाते हुए अंदर कूद पड़े। बिल्कुल, राष्ट्रपति स्टीवर्ट ने बात भी नहीं की, और आपको उनके लिए निर्णय लेने का अधिकार क्या देता है? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करे, उसे मेरे लिए निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। जूलिया स्टीवर्ट ने अंततः अपनी बात रखी। उनकी ठंडी निगाहें डेनियल विंसलेट और डेरिक मैककेना पर टिकी थीं। हमारे ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स में उनके 20% शेयर हैं, जिससे वे हमारी कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं। इसके अलावा नए उत्पाद का गुप्त फॉर्मूला भी उनके द्वारा प्रदान किया गया था। अब बताओ, क्या उसे मेरे लिए निर्णय लेने का अधिकार है? यह सुनकर डैनियल विंसलेट और डेरिक मैककेना अचंभित रह गए। उन्हें जो जानकारी मिली थी वह यह थी कि आनव येजर केवल स्टीवर्ट परिवार का दामाद और जूलिया का सहायक था। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आनव येजर ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक होंगे, और यहां तक कि नए उत्पाद के लिए गुप्त फॉर्मूला भी प्रदान करेंगे। डैनियल विंसलेट को पसीना आ गया और वे क्षमाप्रार्थी भाव से मुस्कुराने लगे। श्रीमान येजर, मैं अभी किए गए अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। श्रीमान येजर, मैं डैनियल विंसलेट वादा करता हूं, मैं भविष्य में ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के साथ दृढ़ता से खड़ा रहूंगा। डेरिक मैककेना ने जल्दी से वादा किया। मैं डेरिक मैककेना यह भी वादा करता हूं कि हमारा 8 हॉर्स ई-कॉमर्स निश्चित रूप से ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स अब से सबसे वफादार भागीदार होगा। अध्याय 123, दयालुता का बदला चुकाना। आनव येजर की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, क्योंकि उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, हर किसी को अपने कार्यों और शब्दों के लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए। तो आपके पास ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के साथ सहयोग करने की कोई योग्यता नहीं है। आप डैनियल विंसलेट और डेरिक मैककेना के चेहरे लाल हो गए और वे अवाक रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें वास्तव में एक दिन ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के साथ सहयोग करने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। यदि उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो वे उस समय ऐसी बातें नहीं कहते। उनके दिलों में पछतावा, अंतहीन पछतावा उमड़ पड़ा। आनव येजर ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और लोगों को फोन करना जारी रखा। जल्द ही 1 दर्जन से अधिक बॉसों को निशाना बनाया गया। उदासीन दृष्टि से आनव येजर ने हल्के से कहा, अब आप बॉस जा सकते हैं। राष्ट्रपति स्टीवर्ट, कृपया हमें एक और मौका दें। हाँ राष्ट्रपति स्टीवर्ट, हमने पहले भी सहयोग किया है। कृपया हमारे पिछले संबंधों को देखते हुए इस बार हमें क्षमा करें। राष्ट्रपति स्टीवर्ट, जब तक आप हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हैं, हम आदेशों पर अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं। डैनियल विंसलेट, डेरिक मैककेना और अन्य लोग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे और जूलिया स्टीवर्ट से विनती करने लगे।
वे बड़ा पैसा कमाने का यह महान अवसर नहीं खोना चाहते थे। इसके अलावा जूलिया स्टीवर्ट से भीख मांगने का कारण यह था कि वह एक महिला थी और महिलाएं आमतौर पर अधिक भावुक होती हैं। जूलिया स्टीवर्ट अविचलित रहीं और ठंडे स्वर में बोली, आपका यहाँ स्वागत नहीं है, कृपया चले जाइए। यद्यपि वह बहुत भावुक थीं, लेकिन कंपनी के मामलों में वह तर्कसंगत थीं। वह उन लोगों को माफ नहीं करेंगी जिन्होंने कभी ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स को धोखा दिया था। जूलिया स्टीवर्ट की बातें सुनकर डैनियल विंसलेट, डेरिक मैककेना और अन्य लोग अचानक पीले पड़ गए, उनका दिल घाटी में डूब गया। राष्ट्रपति स्टीवर्ट ने आपको यहां से चले जाने को कहा है, आप अभी भी यहां क्या कर रहे हैं? बस बाहर निकलो। चूंकि आपने प्रॉस्पेरिटी फार्मास्यूटिकल को चुना और ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स को दबाने में भी उनका साथ दिया, इसलिए आपको इस परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए थी। यहां मत रहो, बस जाओ। अन्य बॉस भी इसमें शामिल हो गए और डेनियल विंसलेट तथा डेरिक मैककेना को बाहर निकाल दिया। आखिरकार एक व्यक्ति कम होने से उनका एक प्रतिस्पर्धी भी कम हो जाएगा और वे अधिक सामान का ऑर्डर दे सकेंगे। डैनियल विंसलेट और डेरिक मैककेना ने दांत पीसते हुए उदास होकर कार्यक्रम स्थल छोड़ दिया। उनके जाने के बाद जूलिया स्टीवर्ट ने जेनिस स्वान, सॉयर ली और बोरिस काहिल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राष्ट्रपति स्पेंस, निदेशक ली, राष्ट्रपति काहिल, मैं जूलिया स्टीवर्ट हमेशा आभारी रही हूं और कभी भी दोस्तों के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगी। इस अवधि के दौरान आपकी मदद के लिए धन्यवाद, साथ ही ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के लिए आपके अटूट समर्थन के लिए भी धन्यवाद। तंग शेड्यूल के कारण पहले बैच में उत्पादों के केवल 300,000 बक्से का उत्पादन किया गया था, लेकिन मैंने उनमें से आधे को आपको देने का फैसला किया है। आप सामान वितरित करने और उस एजेंसी को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं जिसके माध्यम से आप उन्हें बेचना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आपसे वादा करता हूं, हम भविष्य में उत्पादित वस्तुओं का एक हिस्सा पहले आपको वितरित करेंगे। हम ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स बिक्री से होने वाले लाभ का केवल 50% ही लेंगे। यह सुनकर पूरा दर्शक हैरान रह गया। हे भगवान, राष्ट्रपति स्टीवर्ट वास्तव में उदार हैं, न केवल आधा सामान आवंटित करते हैं बल्कि लाभ का केवल 50% भी लेते हैं। राष्ट्रपति स्पेंस, निदेशक ली और राष्ट्रपति काहिल इस बार बहुत धन कमाने जा रहे हैं। अगर मुझे यह पता होता तो मैं शुरू से ही राष्ट्रपति स्टीवर्ट के साथ खड़ा होता। सभी बॉस आश्चर्यचकित हो गए और जेनिस स्वान, सॉयर ली और बोरिस काहिल को ईर्ष्या से देखने लगे। इस समय जेनिस स्वान, सॉयर ली और बोरिस काहिल स्तब्ध रह गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि जूलिया स्टीवर्ट उनकी अतिरिक्त देखभाल करेंगी और उन्हें अधिक सामान देंगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जूलिया स्टीवर्ट उन्हें आधा सामान वितरित करेंगी और 50% लाभ हिस्सेदारी की पेशकश करेंगी। उत्साह और कृतज्ञता ने उनके दिलों को विभिन्न भावनाओं से भर दिया। सॉयर ली ने गहरी सांस ली और कहा, राष्ट्रपति स्टीवर्ट, आप बहुत दयालु हैं। यह पर्याप्त होगा यदि आप हमें केवल 1/3 नहीं 1/4 सामान दें। इसके अलावा हमें लाभ का केवल 30% ही लेना होगा। बोरिस काहिल ने भी जल्दी से कहा, राष्ट्रपति स्टीवर्ट, मैं निदेशक ली के विचारों से सहमत हूं। हमें केवल 1/4 सामान देना ही पर्याप्त है और हमें लाभ में केवल 30% की कटौती की आवश्यकता है। जेनिस स्वान ने सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से सॉयर ली और बोरिस काहिल के समान विचार साझा किए। जूलिया स्टीवर्ट ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, अध्यक्ष स्पेंस, निदेशक ली, अध्यक्ष काहिल, मैंने जो शब्द कहे हैं
मैं उन्हें कैसे वापस ले सकती हूं? जैसा कि मैंने कहा, मैं, जूलिया स्टीवर्ट, अपने दोस्तों के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करूंगी। इसके अलावा, यह वही है जिसके आप हकदार हैं, इसलिए बस इसे मन की शांति के साथ स्वीकार करें। सॉयर ली ने गहरी सांस ली और कहा, राष्ट्रपति स्टीवर्ट, मैं आपको धन्यवाद देना भी नहीं जानता। चिंता मत कीजिए, राष्ट्रपति स्टीवर्ट, अब से ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के मामले मेरे विश्व व्यापार के मामले होंगे। बोरिस काहिल ने जूलिया स्टीवर्ट को भी अंगूठा दिखाया। राष्ट्रपति स्टीवर्ट, आप बहुत खुले विचारों वाले हैं। मैं निश्चित रूप से आपका दोस्त बनूंगा। जेनिस स्वान भी मुस्कुराईं, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, राष्ट्रपति स्टीवर्ट। यदि भविष्य में आपको कभी मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो पूछने में संकोच न करें। उस समय वे सभी अपने चयन से बहुत खुश थे। जूलिया स्टीवर्ट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और आगे कहा, ठीक है, बहुत हो गई बात। बॉस अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए अब अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। अध्यक्ष स्पेंस, निदेशक ली, अध्यक्ष काहिल, कृपया भी मदद करें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जेनिस स्वान, सॉयर ली और बोरिस काहिल दिल खोलकर हंसे। जल्द ही अनुबंध पर हस्ताक्षर का व्यस्त समारोह शुरू हो गया। जूलिया स्टीवर्ट और आनव येजर का अभिवादन करने के बाद स्टीवर्ट और मैडॉक्स परिवार धीरे धीरे चले गए। फ्लीट लॉकवुड ने आनव येजर से कहा, डॉक्टर येजर, हम अब आपको परेशान नहीं करेंगे। चलो फिर कभी मिलते हैं। ठीक है। आनव येजर ने सिर हिलाया। फ्लीट लॉकवुड, बिल शिहान और नाथेनियल लॉयड मुस्कुराए और फिर कार्यक्रम स्थल से चले गए। मास्टर, हम आपको यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, जॉन होलमैन, सिरिल क्लेंसी, जोसेफ हंस और वर्नोन स्टील ने कहा। आनव येजर ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। वर्नोन स्टील मुस्कुराया, मास्टर, चूंकि आपने श्रीमान को सलाह दी है। ये फनर श्रीमान कोवेल और श्री हार्वे, मेरे बारे में मत भूलना। जब आपके पास समय हो तो कृपया मुझे कुछ मार्गदर्शन दें। कोई बात नहीं, आनव येजर मुस्कुराते हुए सहमत हुए। इसके तुरंत बाद जॉन होलमन और अन्य लोग भी कार्यक्रम स्थल से चले गए। मेहमानों को विदा करने के बाद आनव येजर ने जूलिया स्टीवर्ट को घटनास्थल पर व्यवस्था बनाए रखने और प्रमुख कंपनियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में मदद करना शुरू कर दिया। साथ ही हेवन मार्शल आर्ट्स हॉल के पिछवाड़े हॉल में रिवर सिटी मार्शल आर्ट्स एलायंस के नेता हांग रूडोल्फ रिवर सिटी के 3 शीर्ष मार्शल आर्ट्स हॉल के मास्टर्स के साथ बातचीत कर रहे थे। ये 3 शीर्ष मार्शल आर्ट हॉल लॉयल मार्शल आर्ट्स जिम, ट्रू मार्शल आर्ट्स जिम और नॉर्थ मार्शल आर्ट्स हॉल थे। इन 3 मार्शल आर्ट हॉल के मास्टर राल्फ जॉर्डन, जेरी चैपलिन और ब्रेंडन स्किनर थे। इस प्रकार रिवर सिटी मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में कुल 19 मार्शल आर्ट्स हॉल हैं। हांग रूडोल्फ के हेवन मार्शल आर्ट्स हॉल के अलावा 3 शीर्ष मार्शल आर्ट्स हॉल, 6 द्वितीय श्रेणी मार्शल आर्ट्स हॉल और 9 तृतीय श्रेणी मार्शल आर्ट्स हॉल थे। राल्फ जॉर्डन ने कॉफी का एक घूंट लिया और कहा, गठबंधन के नेता हांग, 10वीं मार्शल आर्ट प्रतियोगिता वर्ष के अंत में आयोजित की जाएगी। उस समय ईस्ट नेशन मार्शल अलायंस के विभिन्न डिवीजन एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रतिस्पर्धा करेंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारा रिवर सिटी मार्शल एलायंस इस बार शीर्ष 10 में जगह बना पाएगा। अध्याय 124 3 ग्रैंडमास्टर। जेरी चैपलिन ने हंसते हुए कहा, अब जबकि लीडर हर्डमैन ग्रैंडमास्टर के क्षेत्र में कदम रख चुके हैं, मेरा मानना है कि हमारे रिवर सिटी मार्शल एलायंस के पास इस बार शीर्ष 10 में स्थान पाने का मौका है। सही बात है।
ब्रेंडन स्किनर ने सिर हिलाया और कहा, यदि हमारी रिवर सिटी मार्शल आर्ट शीर्ष 10 में आ सकती है, तो हमारे रिवर सिटी मार्शल एलायंस की प्रतिष्ठा पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी। उस समय तक अधिक उत्कृष्ट मार्शल आर्ट प्रतिभाएं हमारे विभिन्न मार्शल आर्ट हॉल में शामिल हो जाएंगी। डेविड हर्डमैन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, भाइयों, मैंने अभी-अभी ग्रैंडमास्टर के क्षेत्र में कदम रखा है। मुझे डर है कि मैं रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाऊंगा। राल्फ जॉर्डन ने हंसते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लीडर हर्डमैन, अभी आधा साल बाकी है। उस समय तक, यदि आप मिड स्टेज या लेट स्टेज ग्रैंड मास्टर में कदम रख सकते हैं, तो बड़ी उम्मीद होगी। जेरी चैपलिन और ब्रेंडन स्किनर ने भी सिर हिलाया। डेविड हर्डमैन ने आह भरते हुए कहा, मुझे ऐसी आशा है, मैं यह भी चाहता हूं कि हमारी रिवर सिटी मार्शल आर्ट्स हमेशा अंतिम कुछ स्थानों पर रैंकिंग करने के बजाय आगे बढ़ सके। जेरी चैपलिन ने अचानक कुछ सोचा और कहा, हालांकि वार्षिक प्रतियोगिता का सबसे रोमांचक हिस्सा स्वर्ग और पृथ्वी रैंकिंग के लिए लड़ाई है। मुझे नहीं पता कि इस बार स्वर्ग और पृथ्वी रैंकिंग में कोई नया मार्शल आर्ट विशेषज्ञ प्रवेश करेगा या नहीं। मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूं। यह शायद मुश्किल है। ब्रेंडन स्किनर ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार, मार्शल आर्ट विशेषज्ञ जो स्वर्ग और पृथ्वी रैंकिंग में रैंक कर सकते हैं, वे अपनी असली ताकत पर आधारित होते हैं। जब तक अद्वितीय प्रतिभा वाला कोई मार्शल आर्ट विशेषज्ञ पैदा नहीं होता, अन्यथा नए लोगों के लिए पुराने लोगों की जगह लेना असंभव है। पिताजी, यदि श्रीमान, मुझे लगता है कि येजर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। येजर के पृथ्वी रैंकिंग में स्थान पाने की संभावना बहुत अधिक है। इस समय डेविड हर्डमैन के पीछे खड़े डेमन हर्डमैन ने कहा, लिटिल केल, क्या आप उस मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिसने लीडर हर्डमैन को ग्रैंड मास्टर के दायरे में कदम रखने में मदद की? ब्रेंडन स्किनर ने पूछा। हाँ, अंकल स्किनर। डेमन हर्डमैन ने सिर हिलाया। अंकल स्किनर, मैं इसे छिपा नहीं रहा हूं, मिस्टर। येजर की मार्शल आर्ट की ताकत वास्तव में मजबूत है। जब इचिमोकू कराटे डोजो के हॉल मास्टर सातो तारो चुनौती देने आए तो श्री येजर ने उसे आसानी से हरा दिया। इसके अलावा अंकल जॉर्डन और अंकल चैपलिन मिस्टर नहीं हैं येजर के विरोधी। यह सुनकर राल्फ जॉर्डन और जेरी चैपलिन के चेहरे लाल हो गए और वे कुछ शर्मिंदा महसूस करने लगे। वो है वास्तव में। ब्रेंडन स्किनर ने राल्फ जॉर्डन और जेरी चैपलिन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पूछा, क्या लिटिल केल ने जो कहा वह सच है? राल्फ जॉर्डन और जेरी चैपलिन के बोलने का इंतजार न करते हुए जेसिका चैपलिन ने पहले ही जवाब दिया, अंकल स्किनर, डेमन की बकवास मत सुनो। मेरे पिताजी बस लापरवाह थे और उस बच्चे की चाल में फंस गए। यदि मेरे पिता गंभीर होते, तो उस बच्चे को मेरे पिता के सामने टिकने का कोई मौका नहीं मिलता। यह सही है। मैल्कम जॉर्डन ने भी कहा, उस बच्चे में कुछ ताकत है, लेकिन वह निश्चित रूप से मेरे पिता और अंकल चैपलिन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। राल्फ जॉर्डन और जेरी चैपलिन ने बात नहीं की, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वे एक युवा लड़के से हार गए थे। डेमन हर्डमैन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सिरिल सेरेना मिस्टर। येजर की ताकत सचमुच बहुत मजबूत है। आपको पता होना चाहिए कि इचिमोकू कराटे डोजो के सातो तारो एक जन्मजात ग्रैंड परफेक्शन मास्टर हैं, लेकिन वह मिस्टर से हार गए थे। येजर के पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं है। जेसिका चैपलिन तिरस्कारपूर्ण दिखीं। सकुरा देश की मार्शल आर्ट हमारे
पूर्वी राष्ट्र की मार्शल आर्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि उनके मार्शल कलाकारों के क्षेत्र में बहुत पानी होना चाहिए। सेरेना सही कह रही हैं, यह एक छोटा सा देश है, जिसका क्षेत्रफल भी छोटा है। उनकी मार्शल आर्ट मजबूत नहीं हो सकती और उनके पास कोई मास्टर भी नहीं हो सकता। मैल्कम जॉर्डन ने भी कहा। हालांकि जैसे ही मैल्कम जॉर्डन के शब्द गिरे, बाहर से जोरदार चीख निकली। लीडर हर्डमैन, कुछ गड़बड़ है, कुछ बड़ा हुआ है। इसके तुरंत बाद गंदे कदमों की आवाज आई। क्या हुआ? मैल्कम जॉर्डन अचानक स्तब्ध रह गया। जेसिका चैपलिन और अन्य लोग भी भ्रमित दिखे। चलो इसे देखो। डेविड हर्डमैन सीधे उठे और बाहर चले गए। मैल्कम जॉर्डन और अन्य लोग भी जल्दबाजी में उनके पीछे चले गए। जल्द ही डेविड हर्डमैन और उनका समूह मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह घबराकर दरवाजे से अंदर भाग रहा था। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक को चोटें थीं और उनमें से कई की नाक सूज गई थी और चेहरे पर चोट लगी थी। यह एक गड़बड़ थी। ओल्ड ली, ओल्ड झाओ, ओल्ड लियू, ओल्ड माँ, आप लोगों को क्या हुआ? आप कैसे घायल हो गए? डेविड हर्डमैन ने तुरंत पूछा। जो लोग अंदर पहुंचे उनमें रिवर सिटी फोर थर्ड रेट मार्शल आर्ट्स हॉल के हॉल मास्टर्स लिंकन ली, डैरेन वेल, विक्टर लुइस, क्रिश्चियन मैथ्यू और उनके शिष्य शामिल थे। लिंकन ली ने कड़वे चेहरे के साथ कहा, एलायंस लीडर हर्डमैन, कुछ समय पहले सकुरा कंट्री मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के लोगों का एक समूह हमारे डोजो में आया और हमारे लोगों को घायल कर दिया। हमने उनसे लड़ाई की, लेकिन हम उनका मुकाबला नहीं कर सके। डेरेन वेल ने भी दुख और आक्रोश के साथ कहा, हाँ, न केवल हमारे 4 प्रमुख हॉलों को गिरा दिया गया, बल्कि अन्य हॉलों को भी गिरा दिया गया और अन्य हॉल मास्टर दौड़कर आ गए। विक्टर लुइस ने अपने दांत पीसते हुए कहा, इसके अलावा उन लोगों ने यहां तक कहा कि आज वे रिवर सिटी के सभी मार्शल आर्ट हॉल को रौंद देंगे, जिसमें आपका हेवन मार्शल आर्ट्स हॉल भी शामिल है। एलायंस लीडर हर्डमैन। सिरिल जॉर्डन गुस्से से चिल्लाया, सकुरा देश के ये मार्शल कलाकार बहुत अहंकारी हैं। रिवर सिटी में हमारे सभी मार्शल आर्ट हॉलों को रौंदने का दावा करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? सेरेना चैपलिन ने जेरी चैपलिन से कहा, पिताजी, अगर सकुरा देश के वे मार्शल कलाकार बाद में आते हैं, तो आपको उन्हें एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हमारे ईस्ट नेशन मार्शल कलाकार कितने शक्तिशाली हैं। जेरी चैपलिन ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उन अहंकारी लोगों को सबक सिखाऊंगा। डेविड हर्डमैन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे डर है कि सकुरा देश के ये मार्शल कलाकार अच्छे इरादों के साथ नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा, चूंकि वे हमारे सभी रिवर सिटी मार्शल आर्ट हॉल को रौंदने का दावा करने का साहस करते हैं, इसलिए उन्हें अपनी ताकत पर बहुत भरोसा होना चाहिए। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और लापरवाह नहीं होना चाहिए। सिरिल जॉर्डन ने कहा, अंकल हर्डमैन, क्या आप सकुरा देश के उन मार्शल कलाकारों को अधिक महत्व नहीं दे रहे हैं? भले ही उनमें सचमुच कुछ ताकत हो, लेकिन वे निश्चित रूप से हमारे विरोधी नहीं हो सकते। बिल्कुल। सेरेना चैपलिन ने भी सिर हिलाया और कहा, अगर वे आने की हिम्मत करते हैं, तो हम निश्चित रूप से उन्हें पीटेंगे और उन्हें जमीन पर अपने दांत उठाने पर मजबूर करेंगे। इस समय दरवाजे के बाहर से और भी चीख पुकार मच गई। गठबंधन नेता हर्डमैन, यह भयानक है, कुछ भयानक हुआ है। गठबंधन नेता हर्डमैन, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। तभी लोगों का एक और बड़ा समूह दरवाजे से अंदर भागा। ये लोग 6
प्रमुख द्वितीय श्रेणी मार्शल आर्ट हॉल और 5 अन्य तृतीय श्रेणी मार्शल आर्ट हॉल के स्वामी और शिष्य थे। डेविड हर्डमैन ने तुरंत पूछा, श्रीमान वेस्टमोर, क्या आपके मार्शल आर्ट हॉल भी गिरा दिए गए थे? हाँ। चीफ विंकलर ने सिर हिलाया और गुस्से से कहा, वे लोग बहुत मजबूत थे, हम उनका सामना नहीं कर सके और कुछ ही चालों में नीचे गिर गए। यह सुनकर डेविड हर्डमैन, मैल्कम जॉर्डन, जेसिका चैपलिन, ब्रेंडन स्किनर और अन्य लोग अचानक चौंक गए। ऐसा लगता है कि अब उनके हेवन मार्शल आर्ट्स हॉल, लॉयल मार्शल आर्ट्स जिम, ट्रू मार्शल आर्ट्स जिम और नॉर्थ मार्शल आर्ट्स हॉल को छोड़कर अन्य सभी मार्शल आर्ट्स हॉल को गिरा दिया गया है। डेविड हर्डमैन ने गहरी आवाज में पूछा, कुल कितने आक्रमणकारी थे? चीफ विंकलर ने उत्तर दिया, 3। वे कितने मजबूत हैं? डेविड हर्डमैन ने फिर पूछा। चीफ विंकलर ने कहा, मुझे डर है कि वे तीनों ग्रैंडमास्टर हैं। अध्याय 125, कचरे का एक गुच्छा। क्या वे सभी ग्रैंडमास्टर हैं? अंकल विंकलर, आप गलत नहीं हो सकते हैं ना? सिरिल और सेरेना अविश्वास से चिल्ला उठे। यहां तक कि डेविड, राल्फ, जेरी और ब्रेंडन भी संदिग्ध थे। चीफ विंकलर ने अपना हाथ हिलाया, मैं गलत नहीं हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी साधना प्रारंभिक जन्मजात अवस्था में है। फिर भी उन 3 में से एक ने मुझे कुछ ही चालों में हरा दिया। केवल एक ग्रैंड मास्टर के पास ही ऐसी ताकत हो सकती है। यह सुनकर दाऊद और अन्य लोगों ने भौहें सिकोड़ी। बेशक उन्होंने नहीं सोचा था कि चीफ विंकलर झूठ बोल रहे थे, लेकिन अगर प्रतिद्वंद्वी वास्तव में 3 ग्रैंडमास्टर होते तो उन्हें भी उनके खिलाफ कठिन समय का सामना करना पड़ सकता था। इस समय दरवाजे के बाहर से और अधिक चीख पुकार मच गई। मास्टर, हमारे लॉयल मार्शल आर्ट्स जिम को लात मार दी गई है। हमारे सच्चे मार्शल आर्ट्स जिम को लात मार दी गई है। हमारे उत्तरी मार्शल आर्ट हॉल को भी लात मार दी गई है। घायल लोगों का एक और समूह दरवाजे से अंदर घुस आया। ये लोग लॉयल मार्शल आर्ट्स जिम, ट्रू मार्शल आर्ट्स जिम और नॉर्थ मार्शल आर्ट्स हेल के शिष्य निकले, जो सभी घायल थे। क्या हमारे लॉयल मार्शल आर्ट्स जिम को भी लात मार दी गई है? राल्फ स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। लॉयल मार्शल आर्ट्स जिम के एक घायल शिष्य ने दुखी चेहरे के साथ कहा, हाँ मास्टर, कुछ समय पहले सकुरा देश के वे मार्शल कलाकार हमें चुनौती देने आए थे और हमारे सभी शिष्यों को घायल कर दिया था। कमीनों, यह अपमानजनक है। जेरी और ब्रेंडन भी क्रोधित थे। इस समय दरवाजे के बाहर से चीखें आ रही थीं। हेवन मार्शल आर्ट्स हॉल के शिष्य दरवाजे से उड़कर अंदर आ रहे थे और मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण मैदान पर बुरी तरह गिर पड़े। फिर मार्शल आर्ट की वर्दी और लकड़ी के मोजे पहने पुरुषों का एक समूह बड़े कदमों से अंदर आया। समूह का नेतृत्व करने वाले 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष काले, नीले और भूरे रंग की मार्शल आर्ट वर्दी पहने हुए थे। काली और नीली वर्दी वाले लोग खाली हाथ थे, जबकि ग्रे वर्दी वाले की कमर से तलवार लटक रही थी। तीनों व्यक्ति गर्वित, उग्र और तिरस्कारपूर्ण दिख रहे थे। और इचिमोकू कराटे डोजो के मास्टर सातो तारो तीनों लोगों के ठीक पीछे चल रहे थे। डेविड ने सातो तारो को घूरकर देखा और गुस्से से चिल्लाया, सातो तारो, तो यह तुम्हारा काम था। यह सही है, यह मैं था। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? सातो तारो आत्मसंतुष्ट भाव के साथ आगे आए और 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की ओर इशारा किया। देवियों और सज्जनों, मैं इन विशिष्ट अतिथियों का परिचय कराता हूं। ये मेरे वरिष्ठ भाई याग्यू उएमोन,
काजुओ नाकामुरा और साकिन हॉकिंस हैं। डेविड ने ठंडी निगाह से देखा। हमारे 18 मार्शल आर्ट हॉलों को लात मारकर और हम में से बहुतों को चोट पहुंचाकर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सातो तारो ने उपहासपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, लीडर हरमैन, हम केवल आपके विभिन्न मार्शल आर्ट हॉलों के साथ सीखने का आदान प्रदान करना चाहते थे, लेकिन कौन जान सकता था कि आप इतने कमजोर थे। यहाँ इनमें से कोई भी हॉल मास्टर मेरे 3 वरिष्ठ भाइयों के लिए चुनौती पेश नहीं करता है और आसानी से हार गया है। काजुओ नाकामुरा 6 फीट से अधिक लंबा एक हट्टा-कट्टा आदमी, अजीब पूर्वी राष्ट्र भाषा में बोलता था। पूर्वी राष्ट्र के आप सभी हमेशा दिखावा करते थे कि मार्शल आर्ट की उत्पत्ति आपके देश से हुई है। मैंने सोचा था कि ईस्ट नेशन में बहुत सारे मार्शल आर्ट विशेषज्ञ होंगे, लेकिन आज देखने के बाद मैं वास्तव में निराश हूं। लगभग 6 फीट लंबे और मजबूत शरीर वाले साकिन हॉकिंस बाहर निकले और उपहास करते हुए बोले, मार्शल आर्ट विशेषज्ञ, मुझे लगता है कि आप सिर्फ बेकार लोगों का एक समूह हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपको हमारी ईस्ट नेशन मार्शल आर्ट्स का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हमारे असली मालिक खड़े हो जाएं, तो वे सिर्फ हाथ उठाकर आपको पीट सकते हैं। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी शिष्य गुस्से में चिल्लाने लगे। असली स्वामी, काजुओ नाकामुरा ने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा, आपके असली स्वामी कहाँ हैं? मुझे लगता है कि आपके तथाकथित स्वामी न केवल आगे आने को तैयार नहीं हैं, बल्कि डरे हुए भी हैं। यह इचिमोकु कराटे डोजो के शिष्य जोर से हंस पड़े। अरे तुम तो बस पिटाई की मांग कर रहे हो। जेसिका चैपलिन चिल्लाईं और सीधे काजुओ नाकामुरा पर हमला कर दिया। सेरेना, वापस आओ। यह देखकर जेरी चैपलिन चिल्ला उठे। आपको यह जानना होगा कि इतने सारे हॉल मास्टर्स भी इन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या जेसिका वहां सिर्फ पिटाई खाने नहीं जा रही है? लेकिन जेसिका ने जेरी की बात नहीं सुनी और काजुओ नाकामुरा की ओर तेजी से दौड़ी। करीब आने के एक पल में जेसिका का दाहिना हाथ हथेली में बदल गया। कठोरता और कोमलता के संयोजन वाली शक्ति के साथ काजुओ नाकामुरा की ओर बढ़ा। मैं देख रहा हूं कि आपके पूर्वी राष्ट्र के पुरुष कायरतापूर्ण हैं, जो एक महिला को बाहर निकलने दे रहे हैं। काजुओ नाकामुरा ने उपहास किया और हमले का सामना करने के लिए सीधे मुक्का मारते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया। यह मुक्का बेहद भयंकर था, जिससे अर्थग्रे ट्रू क्यूई की लहर भड़क उठी। बूम! मुट्ठी और हथेली में जोरदार टक्कर हुई, जिससे गहरी टक्कर की आवाज आई। अगला सेकंड गाह! जेसिका चैपलिन दर्द से चिल्लाई और सीधे पीछे की ओर उड़ गई। सेरेना! जेरी चैपलिन ने उसका समर्थन करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा। जेसिका का दाहिना हाथ सीधे तौर पर टूट गया था। उसका चेहरा दर्द से सफेद हो गया था और उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था। सेरेना को मारने की हिम्मत! तुम मौत मांग रहे हो। जेरी के कदम उठाने का इंतजार किए बिना मैल्कम जॉर्डन ने पहले हमला किया। सिरेल! राल्फ जॉर्डन भी चौंक गया, लेकिन उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। एक अंतिम चरण का मार्शल आर्टिस्ट आकर मरने का साहस करता है। काजुओ नाकामुरा ने उपहास किया। उसका दाहिना हाथ अर्थग्रे ट्रू क्यूई में लिपटा हुआ था और उसने मैल्कम जॉर्डन की छाती पर मुक्का मारा। मैल्कम जॉर्डन भयभीत था। यद्यपि काजुओ नाकामुरा का मुक्का असाधारण नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी शक्ति और गति भयावह थी, जिसके कारण वह चकमा देने में असमर्थ था। जवाबी हमले की तो बात ही छोड़िए। धप! मुक्का मैल्कम
जॉर्डन की छाती पर जोर से लगा, जिससे उसकी कुछ पसलियां टूट गईं। वो है। मैल्कम जॉर्डन दर्द से चिल्लाया, पीछे की ओर उड़ गया और कई मीटर दूर उतर गया। उसने अपनी छाती पकड़ ली, बहुत दर्द हो रहा था और उसके मुंह के कोनों से खून भी बह रहा था। मैल्कम को भी घायल देखकर डेविड हर्डमैन के बेटे डेमन हर्डमैन और ब्रेंडन स्किनर के बेटे कैटलिन स्किनर आगे आने के लिए तैयार हो गए। मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत करो, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। लेकिन इससे पहले कि दोनों आगे बढ़ पाते, राल्फ जॉर्डन ने हवा के झोंके के साथ काजुओ नाकामुरा पर उग्र रूप से हमला कर दिया। राल्फ जॉर्डन के हमले को देखकर दर्शकों में आशा की एक किरण जगी। आपको जानना होगा कि राल्फ जॉर्डन एक दिवंगत प्रीसेलेस्टियल मार्शल आर्टिस्ट थे जो बहुत मजबूत थे। लेट प्रीसेलेस्टियल काजुओ नाकामुरा ने उपहास किया, अभी भी मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं। जैसे ही वह बोल रहा था, काजुओ नाकामुरा भी आगे बढ़ गया। एक पल में दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। काजुओ नाकामुरा ने सीधे कराटे का इस्तेमाल किया और एक शक्तिशाली मुक्का मारा। दूसरी ओर राल्फ जॉर्डन ने बैक थ्रू फिस्ट का प्रयोग किया और एक शक्तिशाली मुक्का भी मारा। बूम! दोनों मुक्के एक ही समय में दागे गए, जैसे दो तोप के गोले आपस में टकरा रहे हों, जिससे धीमी गड़गड़ाहट जैसी आवाज हुई। हालांकि राल्फ जॉर्डन को अपनी बाह में तेज दर्द महसूस हुआ और कुछ ही सेकंड में वह हिल गया। अध्याय 126 अत्यंत अहंकारी। पिता पुराना कियाओ मास्टर जॉर्डन। भीड़ सदमे में चिल्ला उठी, उनकी आंखें भय से भरी थीं। जॉर्डन इस आदमी का मुक्का भी नहीं रोक सका। शायद यह आदमी वास्तव में एक ग्रैंड मास्टर है। बहुत बढ़िया श्रीमान। नाकामुरा शक्तिशाली है। इचिमोकू कराटे डोजो के शिष्यों ने उत्साह से भरकर अपनी बाहें उठाईं और जयकारे लगाए। मुझे एक कोशिश करने दो। मुझे भी शामिल करें। जेरी चैपलिन और ब्रेंडन स्किनर ने एक साथ काजुओ नाकामुरा पर चिल्लाया और हमला किया। काजुओ नाकामुरा ने उपहास करते हुए कहा, क्या यह आप ईस्ट नेशन मार्शल आर्टिस्ट्स की शैली है? जब आप मुझे एकल मुकाबले में नहीं हरा सकते, तो क्या आप मुझ पर हमला करने की योजना बना रहे हैं? अच्छा, अगर तुम सब एक साथ भी आ जाओ तो भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। इसके साथ ही काजुओ नाकामुरा आगे बढ़े और युद्ध में चले गए। एक पल में तीनों की मुलाकात मार्शल आर्ट क्षेत्र के केंद्र में हुई। जेरी ने अपना दाहिना हाथ उठाया, अपनी पूरी ताकत जुटाई और काजुओ नाकामुरा पर हथेली से हमला किया। ब्रेंडन ने अपने दाहिने हाथ को पंजे में जकड़ लिया और उसे शक्तिशाली ढंग से घुमाया, हवा को चीरते हुए काजुओ नाकामुरा को पकड़ लिया। एक 8 त्रिग्राम पाम निष्पादित कर रहा था और दूसरा वज्रपंजे, दोनों पूर्वी राष्ट्र की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट थीं। हालांकि दोनों के भयंकर आक्रमण का सामना करते हुए काजुओ नाकामुरा की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में जकड़ लिया और उसका बायां हाथ खुल गया, जिससे पृथ्वीग्रे ट्रू क्यूई की दो किस्में निकलीं जो जवाबी हमला कर रही थीं। बूम! बूम! दो वज्रपात की आवाज के साथ ऊर्जा की भयानक लहरें फैल गईं, जिससे आसपास की भीड़ को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। मार्शल आर्ट मैदान के केंद्र में मोटे पत्थर के स्लैब टूट गए, जो माप से परे भयानक थे। घुस जाओ! काजुओ नाकामुरा ने दहाड़ लगाई और दोनों हाथों से बल लगाया, जिससे जेरी चैपलिन और ब्रेंडन स्किनर एक साथ उड़ गए। 5 या 6 मीटर तक वापस उड़ान भरने के बाद जेरी चैपलिन और ब्रेंडन स्किनर
खुद को स्थिर करने में कामयाब रहे। हालांकि उनकी दाहिनी भुजाएं कांप उठीं, उन्हें दर्द और सुन्नता दोनों महसूस हुई। ग्रैंड मास्टर, वे निश्चित हो सकते थे कि यह सकुरा कंट्री मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल एक शक्तिशाली ग्रैंडमास्टर था। उसी समय जेरी चैपलिन और ब्रेंडन स्किनर बाहर उड़ गए। ठीक होने के बाद जॉर्डन सामने से तिरछे दौड़ा और काजुओ नाकामुरा की छाती पर मुक्का मारा। काजुओ नाकामुरा मुस्कुराए और अपने दाहिने हाथ से जॉर्डन के मुक्के को आसानी से रोक दिया। तुरंत उसने अपना पैर उठाया और जॉर्डन की छाती पर लात मारी। एक दबी हुई धड़कन के साथ जॉर्डन को फिर से उड़ते हुए भेजा गया और वह 1 दर्जन मीटर से अधिक दूर उतरा। गाह! जैसे ही वह जमीन पर गिरा, जॉर्डन ने मुंह में खून थूक दिया। इस किक से न केवल उनकी कई पसलियां टूट गईं बल्कि उनके आंतरिक अंग भी घायल हो गए। पिता मास्टर जॉर्डन, मैल्कम जॉर्डन और अन्य लोग उसकी मदद करने के लिए दौड़े। भीड़ ने काजुओ नाकामुरा को घूरकर देखा, उनकी आंखें गुस्से से भर गईं। यह आदमी बहुत क्रूर था, यह वस्तुतः हत्या का प्रयास था। काजुओ नाकामुरा ने उनकी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय मुस्कुराते हुए जेरी चैपलिन और ब्रेंडन स्किनर को इशारा किया, चलो, जारी रखो, आज मैं रिवर सिटी के 19 प्रमुख मार्शल आर्ट हॉल के मास्टर्स को रौंद दूंगा। कितना अहंकारी! मौत की तलाश! जेरी चैपलिन और ब्रेंडन स्किनर गुस्से में दहाड़ने लगे और अपना भयंकर आक्रमण जारी रखने के लिए तैयार हो गए। बूढ़ा चेन, बूढ़ा युआन, पीछे हटो। मुझे इस आदमी से निपटने दो। इस समय डेविड हर्डमैन गंभीरता से बोले और फिर बाहर चले गए। रिवर सिटी मार्शल एलायंस के नेता के रूप में निश्चित रूप से उन्हें इस समय खड़ा होना पड़ा। दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह पीछे नहीं हट सकता था। यह न केवल उनके व्यक्तिगत सम्मान का बल्कि पूरे रिवर सिटी मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। ईस्ट नेशन मार्शल आर्टिस्ट्स का सम्मान किसी के द्वारा कुचला नहीं जा सकता था। वरिष्ठ भाई नाकामुरा, यह लड़का रिवर सिटी मार्शल एलायंस का एलायंस मास्टर डोलेरस मार्टेल है। सातों तारों ने धीमी आवाज में उसे याद दिलाया। वो है। काजुओ नाकामुरा ने डेविड हर्डमैन की ओर देखते हुए सिर हिलाया। आप रिवर सिटी मार्शल एलायंस के प्रमुख हैं। मैंने सोचा था कि तुम पीछे छुप रहे हो और बाहर नहीं आ रहे हो। लगता है आप में हिम्मत है। डेविड हर्डमैन ने काजुओ नाकामुरा को घूरकर देखा और कहा, कम बकवास। लड़ो, अगर लड़ना है तो लड़ो। अच्छा। काजुओ नाकामुरा का चेहरा ठंडा हो गया जब वह चिल्लाया, आज मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दूंगा और पूरे रिवर सिटी मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड को दिखाऊंगा कि तुम लोग सिर्फ कचरे का एक गुच्छा हो। आपके रिवर सिटी मार्शल क्लब से गुजरने के बाद हम अन्य शहरों की ओर बढ़ेंगे और वहां के सभी मार्शल क्लबों से भी गुजरेंगे। अत्यंत अहंकारी! डेविड हर्डमैन क्रोध से भरकर दहाड़ा और सीधे काजुओ नाकामुरा की ओर दौड़ा। अब तक डेविड हर्डमैन क्रोधित हो चुका था, इसलिए उसने जो आभा छोड़ी वह अत्यंत भयंकर और भयावह थी। उसके हर कदम के साथ उसके नीचे भारी पत्थर की पटियाएं टूट गईं। चलो एलायंस मास्टर, यूनाइटेड मास्टर, उसे हराओ। यूनाइटेड मास्टर, उसे हमारे ईस्ट नेशन मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति दिखाओ। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने एक स्वर में डेविड हर्डमैन का उत्साहवर्धन किया। अपने प्रतिद्वंद्वी की जबरदस्त गति को देखकर काजुओ नाकामुरा ने अंततः उसे कम आंकना बंद कर दिया। उसने अपना पूरा शरीर हिलाया, एक शक्तिशाली आभा छोड़ी और डेविड हर्डमैन की ओर दौड़ पड़ा।
एक पल में दोनों 10 मीटर से अधिक की दूरी तक दौड़े और एक दूसरे के करीब आ गए। काजुओ नाकामुरा ने मिट्टीग्रे ट्रू क्यूई के साथ मिलकर एक मुक्का मारा और डेविड हर्डमैन पर हमला कर दिया। डेविड हर्डमैन ने भी मुक्का मारा। उनकी मुट्ठी एक सफेद ट्रू क्यूई में लिपटी हुई थी जो सांप के आकार में बदलती हुई प्रतीत हो रही थी, और उन्होंने भी जवाबी हमला किया। दोनों प्रारंभिक चरण के ग्रैंड मास्टर थे, इसलिए उनके द्वारा उत्सर्जित आभा बहुत भिन्न नहीं थी। हालांकि उनके द्वारा प्रदर्शित मार्शल आर्ट में काफी अंतर था। डेविड हर्डमैन की फॉर्म फिस्ट प्राचीन और गहन थी, जिसका इतिहास और गहनता इतनी लंबी थी कि कराटे की तुलना में कहीं अधिक थी। पलक झपकते ही बूम! दोनों मुट्ठियां जोर से टकराईं, मानो समतल जमीन पर दबी हुई गड़गड़ाहट फूट पड़ी हो। उनके पैरों के नीचे कुछ पत्थर की पटियाएं तुरंत टूट गईं और बजरी की धूल चारों ओर फैल गई। इस पहली झड़प के बाद काजुओ नाकामुरा को खुद को स्थिर करने से पहले 7 या 8 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि डेविड हर्डमैन केवल 3 कदम पीछे हटे और अपना रुख स्थिर किया। परिणाम स्पष्ट था। गच्छा गच्छा गच्छा। बहुत बढ़िया एलायंस मास्टर। सभी लोग उत्साह से चिल्ला उठे। अभी-अभी काजुओ नाकामुरा ने शीर्ष मार्शल क्लबों के 3 मास्टर्स राल्फ जॉर्डन, जेरी चैपलिन और ब्रेंडन स्किनर को लगातार हराया था, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा और अपमानित महसूस हुआ। लेकिन अब डेविड हर्डमैन ने कदम बढ़ाया और अंततः अहंकारी काजुओ नाकामुरा को दबा दिया। काजुओ नाकामुरा गुस्से से दहाड़ा, आप और मैं दोनों शुरुआती चरण के ग्रैंड मास्टर हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि आप मुझे हरा सकते हैं। क्रोधित दहाड़ के साथ काजुओ नाकामुरा ने जंगली बैल की तरह डेविड हर्डमैन की ओर हमला किया। जैसे ही वह डेविड हर्डमैन के करीब पहुंचा, काजुओ नाकामुरा ने अपनी सच्ची क्यूई को चरम सीमा तक सक्रिय कर दिया। एक हाथ मुट्ठी में और दूसरा हथेली में जकड़कर वह डेविड हर्डमैन पर हमला करता रहा। दूसरी ओर डेविड हर्डमैन शांत रहे और उन्होंने अपनी सच्ची क्यूई को भी चरम सीमा तक सक्रिय कर दिया। दोनों हाथों को मुट्ठियों में जकड़कर एक के बाद एक मुक्का मारकर उसने जवाबी हमला किया। जैसे जैसे वह मुक्के मारना जारी रखता गया, डेविड हर्डमैन ने सीधे अपनी फॉर्म फिस्ट के पहले 6 रूपों को प्रदर्शित किया, जिससे उसकी सच्ची क्यूई पहले 6 आकृतियों में बदल गई। अध्याय 127 जीवन या मृत्यु से अनजान। पहले 6 रूप थे निगल, बाज, कछुआ, मछली, चील और भालू। जैसे नदी को तेजी से निगल रहा हो, एक उड़ता हुआ बाज अपने पंख फैला रहा हो, एक बूढ़ा कछुआ पहाड़ को हिला रहा हो, एक मछली समुद्र में गोता लगा रही हो, एक चील स्वर्ग पर हमला कर रही हो और एक जंगली भालू अपने पंजे हिला रहा हो। इनमें से प्रत्येक चाल बेहद भयंकर थी, कभी तेज और कभी धीमी, कभी कठोर और कभी नरम, जिससे काजुओ नाकामुरा के लिए उनसे बचाव करना बहुत मुश्किल हो गया। बर्न बर्न बर्न। मार्शल आर्ट के मैदान में कई तरह के प्रभाव सुनाई दिए, जैसे धीमी गड़गड़ाहट हो रही हो। डेविड हर्डमैन और काजुओ नाकामुरा मार्शल आर्ट के मैदान में आगे पीछे घूमते रहे और अपने पीछे कई तस्वीरें छोड़ गए, जिससे दर्शकों की आंखें चमक उठीं। दर्जनों आदान प्रदान के बाद डेविड हर्डमैन ने काजुओ नाकामुरा की रक्षा पंक्ति में एक छेद पकड़ लिया और उनकी छाती पर मुक्का मारा। काजुओ नाकामुरा की अभिव्यक्ति डर में बदल गई। वह बचाव करना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धप! दबी हुई आवाज के साथ काजुओ नाकामुरा दर्द से चिल्लाया और उसे उड़ा दिया गया। वरिष्ठ भाई, श्रीमान नाकामुरा। सातो तारो
और अन्य लोगों ने आश्चर्य से कहा। जाहिर तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काजुओ नाकामुरा डेविड हर्डमैन से हार जाएंगे। लानत है! काजुओ नाकामुरा दहाड़ा और डेविड हर्डमैन पर फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया। श्रीमान नाकामुरा, तुम इस आदमी के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो, मुझे कार्यभार संभालने दो। साकिन हॉकिंस ने एक कदम आगे बढ़ने से पहले गहरी आवाज में बात की। ठीक है। काजुओ नाकामुरा ने सिर हिलाया। साकिन हॉकिंस ने अपनी उंगली से डेविड हर्डमैन को इशारा किया और मुस्कुराए। नेता हर्डमैन, चलो थोड़ा झगड़ा करते हैं। जैसी आपकी इच्छा। डेविड हर्डमैन ने एक जोरदार चीख मारी, एक पत्थर की पटिया को कुचल दिया और बिजली की तरह साकिन हॉकिंस की ओर दौड़ पड़े। साकिन हॉकिंस भी एक झटके में आगे बढ़े और डेविड हर्डमैन की ओर बढ़ते हुए एक छवि छोड़ गए। एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए उन दोनों के चारों ओर की आभा तेजी से तीव्र होती गई, उनकी असली क्यूई सफेद और नीली रोशनी के रूप में जारी हुई। कितनी जबरदस्त गति! राल्फ जॉर्डन यह कहने से खुद को नहीं रोक सके, यह साकिन हॉकिंस की गति पहले ही लीडर हर्डमैन से आगे निकल चुकी है। क्या? जेरी चैपलिन का चेहरा बहुत बदल गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस आदमी की साधना लीडर हर्डमैन से अधिक है? अत्यधिक संभावना। ब्रेंडन स्किनर ने सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर था। मुझे डर है कि इस आदमी की साधना कम से कम मिड स्टेज ग्रैंडमास्टर स्तर की है। यह सुनकर हॉल के अन्य गुरुओं और शिष्यों को लगा कि उनका दिल नीचे तक डूब गया है। यदि इस व्यक्ति की साधना वास्तव में नेता हर्डमैन की साधना से अधिक थी, तो नेता हर्डमैन निस्संदेह हारने के लिए अभिशप्त था। इस समय डेविड हर्डमैन और साकिन हॉकिंस पहले ही एक दूसरे के करीब आ चुके थे और एक ही समय में मुक्के भी मार रहे थे। साकिन हॉकिंस ने एकिरो का प्रयोग किया। उनका पंच कठोरता और कोमलता के बीच उतना ही संतुलित था जितना डेविड हर्डमैन का फॉर्म फिस्ट पंच। धमाका! एक भयावह प्रभाव ध्वनि के साथ डेविड हर्डमैन को खुद को स्थिर करने से पहले 7 या 8 कदम पीछे धकेल दिया गया। दूसरी ओर साकिन हॉकिंस खुद को स्थिर करने से पहले केवल 1 कदम पीछे हटे। डेविड हर्डमैन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वे कहने लगे, क्या आप मिड स्टेज ग्रैंडमास्टर हैं? यह सही है। साकिन हॉकिंस अहंकारी लग रहे थे। तो यह लड़ाई हारना आपके लिए तय है। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं, घुटने टेक सकता हूं और मुझसे हार स्वीकार कर सकता हूं। तो फिर स्वीकार करें कि आपके पूर्वी राष्ट्र की मार्शल आर्ट हमारी सकुरा कंट्री मार्शल आर्ट से कमतर है। कभी नहीं। डेविड हर्डमैन ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, तो क्या हुआ अगर आपकी खेती मेरी खेती से अधिक है? मैं कभी भी आपसे हार स्वीकार नहीं करूंगा। चूंकि यही मामला है, मुझे दोष मत दो। साकिन हॉकिंस की आंखें ठंडी हो गईं, उनका शरीर हिलने लगा, जिससे हवा का एक झोंका आया और उन्होंने डेविड हर्डमैन पर हमला कर दिया। डेविड हर्डमैन ने आक्रमण का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हुए न तो संकोच किया और न ही पीछे हटे। अगले समय में डेविड हर्डमैन ने सबसे पहले फॉर्म फिस्ट के पहले 6 रूपों का प्रयोग किया तथा पहले 6 अवतारों की कल्पना की, फिर भी वह साकिन हॉकिंस को बिल्कुल भी दबा नहीं सके। उसके बाद डेविड हर्डमैन ने बाद के 6 रूपों का उपयोग किया और 6 अंतिम अवतारों में बदल गए। इसके बाद आने वाले 6 रूप थे ड्रैगन, बाघ, बंदर, घोड़ा, सांप और मुर्गा। एक के बाद एक मुक्का, जैसे आकाश में उड़ता हुआ नीला ड्रैगन, अपने शिकार पर झपटता हुआ भयंकर बाघ, पहाड़ पर चढ़ता हुआ फुर्तीला बंदर, सर पर दौड़ते हजारों घोड़े, जहर उगलता हुआ जहरीला सांप
और भोर की घोषणा करता हुआ सुनहरा मुर्गा। हालांकि 6 पश्चिमवर्ती रूपों को निष्पादित करने के बाद भी डेविड हर्डमैन अभी भी साकिन हॉकिंस को दबा नहीं सके। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ डेविड हर्डमैन 10 मीटर से अधिक दूर उड़ गया। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। गठबंधन नेता पिता। घटनास्थल पर मौजूद लोग घबराकर चिल्लाने लगे। उनकी आंखें अनिच्छा और गुस्से से भरी थीं। मैं ठीक हूं। डेविड हर्डमैन ने अपने दांत पीस लिए, अपने शरीर को स्थिर कर लिया और साकिन हॉकिंस की ओर बढ़ना जारी रखा। आने और मरने की हिम्मत। साकिन हॉकिंस ने ठंडे स्वर में उपहास किया, फिर आगे बढ़कर डेविड हर्डमैन पर पुनः हमला कर दिया। इस समय अपने पिता को लगातार पीछे धकेलते हुए देखकर डेमन हर्डमैन ने अपने दांत भींच लिए। दोनों हाथों ने उसकी मुट्ठियों को कसकर पकड़ लिया। वह मदद करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह गया भी तो इससे कोई मदद नहीं मिलेगी और इससे केवल उसके पिता ही पीछे हटेंगे। लेकिन अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो निस्संदेह उनके पिता हार जाएंगे। उस समय तक पूरा रिवर सिटी मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड अपमानित हो चुका होगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं हो सकती थी। लेकिन अब इन लोगों को कौन संभाल सकता है? डेमन हर्डमैन ने थोड़ी देर सोचा और अचानक एक व्यक्ति के बारे में सोचा। हाँ, श्रीमान येजर। उसने अपने पिता से सुना कि मी येजर की साधना मध्य चरण, ग्रैंड मास्टर या बाद के चरणों में भी हो सकती है। यदि श्रीमान येजर मदद कर सकते हैं, वे इन साथियों को हराने में सक्षम हो सकते हैं। इस विचार के साथ डेमन हर्डमैन जल्दी से एक तरफ गया और एक फोन कॉल किया। एक ही समय में क्लाउड कॉल्ड्रॉन होटल इवेंट हॉल में जूलिया स्टीवर्ट और ईस्ट ब्यूटी फार्मास्यूटिकल्स के उच्चस्तरीय कर्मचारी सुबह से लेकर अब तक व्यस्त थे। दोपहर के 2 या 3 बज चुके थे। हालांकि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए आने वाले बॉस अंतहीन थे, लहरों में आ रहे थे। इसलिए जूलिया स्टीवर्ट और अन्य लोगों ने काम पर वापस जाने से पहले दोपहर में जल्दी से डिब्बाबंद दोपहर का भोजन खाया। यद्यपि वे बहुत व्यस्त थे, फिर भी हर कोई ऊर्जा से भरा हुआ था और थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था। आनव येजर भी काम के बोझ को कम करने में मदद कर रहे थे। उन्हें लगातार तेज गति से चक्कर आ रहा था। इस वजह से उन्हें जूलिया स्टीवर्ट पर और भी दया आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि कंपनी चलाना बहुत परेशानी भरा काम है। सभी लोग भीड़ न लगाएं, एक-एक करके पंक्ति में खड़े हो जाएं। आनव येजर ने लोगों से कतार में लगने का आह्वान किया। इस समय उसके मोबाइल फोन में कॉल आई। आनव ने फोन निकाला और देखा कि यह डेमन हर्डमैन का था, इसलिए वह इसका जवाब देने के लिए एक तरफ चला गया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, डेमन की चिंतित आवाज आई। श्रीमान येजर, कृपया हमारी मदद करें। श्रीमान हर्डमैन, शांत हो जाओ, मुझे धीरे से बताओ क्या हुआ। आनव येजर हैरान दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ हुआ होगा। श्रीमान येजर, बात यह है। डेमन ने जल्दी से आनव को काजुओ नाकामुरा और उनके मार्शल आर्ट हॉल को चुनौती देने वाले अन्य लोगों के बारे में बताया। आनव का चेहरा काला पड़ गया। एक छोटी सी जगह से मार्शल कलाकारों का एक छोटा सा समूह हमारे पूर्वी राष्ट्र में आने और इतने अहंकार से काम करने की हिम्मत करता है। वे वास्तव में जीवन और मृत्यु में अंतर नहीं जानते हैं। श्रीमान हर्डमैन, चिंता मत करो, मैं अब आऊंगा। धन्यवाद श्रीमान येजर, डेमन ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया। फोन रखने के बाद
आनव जल्दी से जूलिया स्टीवर्ट के पास गया और बोला, जूलिया, मुझे थोड़ी देर के लिए दूर जाना होगा। जूलिया स्टीवर्ट ने कहा, कोई बात नहीं, आप जाइए और अपना काम संभालिए, यह काम हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है, जब आपका काम पूरा हो जाए तो मुझे कॉल करें और मैं आपको लेने आऊंगा। आनव येजर ने जवाब दिया, फिर जल्दी से होटल से बाहर निकले, एक टैक्सी बुलाई और सीधे हेवन मार्शल आर्ट्स हॉल की ओर चल पड़े। अध्याय 128 किसी को जाने मत दो। इस समय हेवन मार्शल आर्ट्स हॉल, मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में सभी प्रमुख मार्शल आर्ट हॉलों के हॉल मास्टर्स और शिष्यों के चेहरों पर दुख और आक्रोश लिखा हुआ था और उनके दिल कांप रहे थे। डेविड हर्डमैन ने बार बार आक्रमण किया, लेकिन साकिन हॉकिंस ने उन्हें बार बार पीछे धकेल दिया। अब डेविड हर्डमैन को कई चोटें लग चुकी थीं और उसके मुंह के कोने से खून बहता रहता था। लेकिन डेविड हर्डमैन न तो गिरे और न ही हार मानी। वह रिवर सिटी मार्शल एलायंस के गठबंधन नेता थे, जो रिवर सिटी मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के चेहरे का प्रतिनिधित्व करते थे। इसलिए उसे बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए, बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। डेविड हर्डमैन ने एक और चीख निकाली, उड़ गया और 10 मीटर दूर भारी रूप से गिर गया। यह 10वीं बार था और उसकी कई पसलियां टूट चुकी थीं। पिता गठबंधन नेता डेमन हर्डमैन और अन्य लोग दुख से चिल्ला उठे, उनकी आंखें लाल हो गईं। मैं ठीक हूं, डेविड हर्डमैन ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया और पुनः उठ खड़े हुए। साकिन हॉकिंस की आंखें और भी ठंडी हो गईं। उन्होंने डेविड हर्डमैन को गौर से देखा और तीखी आवाज में कहा, नेता हर्डमैन, जब तक आप घुटने टेककर हमारे सामने आत्मसमर्पण करते हैं और स्वीकार करते हैं कि पूर्वी राष्ट्र की मार्शल आर्ट सकुरा देश की मार्शल आर्ट से कमतर है, मैं आपकी जान बख्श दूंगा। मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। डेविड हर्डमैन ने गुस्से से दहाड़ते हुए एक बार फिर साकिन हॉकिंस की ओर हमला किया। चूंकि आप स्थिति से इतने बेखबर हैं, तो मुझे दोष न दें। साकिन हॉकिंस ने ऊंची और प्रभावशाली आवाज में बात की और पुनः डेविड हर्डमैन की ओर बढ़े। इस समय साकिन हॉकिंस की आंखों में हत्या के इरादे का एक स्पर्श उभरा। यदि डेविड हर्डमैन नहीं झुकेगा तो वह उसे मार भी सकता है। एक पल में दोनों के बीच की दूरी फिर कम हो गई और उन्होंने एक साथ एक दूसरे पर भयंकर हमले शुरू कर दिए। बम बम बम, लगातार विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थीं, जिससे वहां उपस्थित सभी लोगों के कान के पर्दे गूंज रहे थे। 1 दर्जन से अधिक वार करने के बाद साकिन हॉकिंस ने तेजी से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, डेविड हर्डमैन का दाहिना हाथ पकड़ा और उसे जोर से घुमाया। दरार! अचानक हड्डी टूटने की तीखी आवाज गूंजी। डेविड हर्डमैन का दाहिना हाथ मौके पर ही मुड़ गया और टूट गया। गाहे! डेविड हर्डमैन ने अत्यधिक दर्द के साथ पीला चेहरा और ठंडा पसीना टपकते हुए एक तेज और दयनीय चीख निकाली। घुटने टेक दो! साकिन हॉकिंस चिल्लाया। डेविड हर्डमैन जोर से चिल्लाया, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हारे सामने कभी घुटने नहीं टेकूंगा। सचमुच? साकिन हॉकिंस ने ठंडे स्वर में उपहास किया, मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आप कितने समय तक टिक सकते हैं। बोलते ही उसने तुरंत डेविड हर्डमैन के बाएं पैर पर लात मारी। दरार! एक और तीखी आवाज के साथ डेविड हर्डमैन के बाएं पैर पर लात मारी गई और वह टूट गया। गाहे! डेविड हर्डमैन दर्द से चिल्लाया, उसका शरीर हिल गया और लगभग घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन उसने घुटने टेकने से इनकार करते हुए जबरन अपने दाहिने पैर से
अपने शरीर को सहारा दिया। जाओ लीडर, हर्डमैन को जल्दी से बचाओ। उनसे अंत तक लड़ो। सब एक साथ। राल्फ जॉर्डन, जेरी चैपलिन, ब्रेंडन स्किनर और अन्य लोग गुस्से में दहाड़ने लगे और अपने घायल शवों को खींचकर साकिन हॉकिंस पर हमला करने लगे। कूड़े का एक गुच्छा किसी को बचाना चाहता है। सपने देखना बंद करो। काजुओ नाकामुरा ने उपहास किया और आगे बढ़कर सबके सामने खड़ा हो गया। मैं इतने लंबे समय से देख रहा हूं, अब समय आ गया है कि मैं अपनी मांसपेशियों को थोड़ा खींचूं। सातो तारो भी मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। जहां तक याग्यू उएमोन की बात है, जिसकी कमर में तलवार थी, वह चुपचाप बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। राल्फ जॉर्डन और अन्य ने काजुओ नाकामुरा और सातो तारो पर भयंकर हमला किया, लेकिन उनके संयुक्त प्रयासों से चाहे कितने भी लोग दौड़ पड़े, उन सभी को खदेड़ दिया गया। किसी को नहीं पता था कि कितना समय हो गया था। हॉल में उपस्थित आधे से अधिक गुरुओं और शिष्यों को पहले ही पीटा जा चुका था और शेष कुछ कांप रहे थे और पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। साकिन हॉकिंस की आंखों में गुस्सा चमक उठा जब उन्होंने डेविड हर्डमैन को देखा और चिल्लाया, क्या आप घुटने टेकेंगे या नहीं? घुटने न टेकना। डेविड हर्डमैन ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से दहाड़ने लगा। चूंकि तुम घुटने नहीं टेकोगे, नरक में जाओ। साकिन हॉकिंस दहाड़ा और उसके बाएं हाथ ने डेविड हर्डमैन का गला पकड़ लिया। गठबंधन नेता। नहीं। दूर खड़ी भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही थी, उनके चेहरे दर्द से भरे हुए थे। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में गाहे आह आही मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में अचानक चीखें सुनाई दी। एक एक करके प्रवेश द्वार के पास इचिमोकु कराटे डोजो के शिष्यों ने खून की खांसी की और रेत की बोरियों की तरह सभी दिशाओं में उड़ गए। एक क्षण के लिए वहां उपस्थित सभी लोग प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे। सुंदर चेहरे और सितारों जैसी आंखों वाला एक दुबला पतला युवक कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। युवक के हर कदम के साथ इचिमोकु कराटे डोजो के शिष्य डर के मारे पीछे हट गए, उनके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने उसे उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जिसने कुछ समय पहले अपने हॉल मास्टर को बिना किसी जवाबी कार्रवाई के पीटा था। श्रीमान येजर, तुम अंततः यहां हो। अपने मुंह के कोने से खून टपकता हुआ और अपनी छाती को पकड़े हुए डेमन हर्डमैन खड़ा हो गया। दरअसल यह युवक आनाव येजर था। यह आप हैं? सातो तारो ने आनाव येजर को पहचान लिया, उसकी आंखें अंतहीन क्रोध से भर गईं। सातोकुन, यह बच्चा कौन है? साकिन हॉकिंस ने पूछा। सातो तारो ने दांत पीसते हुए कहा, उस समय उसने ही मुझे चोट पहुंचाई थी। वो है? साकिन हॉकिंस ने समझ में सिर हिलाया। उन्होंने पहले भी फोन पर उनसे इस बारे में बात की थी। ठीक इसी वजह से वे तीनों सातो तारो का बदला लेने के लिए सकुरा देश से भागे थे। बेशक एक बार जब वे रिवर सिटी पहुंचे तो उनके पास अन्य विचार थे, अर्थात रिवर सिटी मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड पर हावी होना, सभी मार्शल कलाकारों को अपने पैरों तले रौंदना और सकुरा कंट्री मार्शल आर्ट्स की शक्ति का महिमा मंडन करना। इस समय आनाव येजर कदम दर कदम आगे बढ़े और जब उन्होंने घटनास्थल पर स्थिति देखी तो उनकी आंखों में काले बादल चमकने लगे। डेविड हर्डमैन उसका दोस्त था, लेकिन अब उसे इस तरह पीटा गया था जिससे वह नाराज था। सकुरा देश के इन लोगों को बख्शा नहीं जा सका। उन्हें वह कीमत चुकानी होगी जिसके वे हकदार हैं। आनाव येजर को प्रवेश करते देख जेसिका चैपलिन ने भौहें सिकोड़ी, वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या वह सोचता है कि वह
इन सकुरा कंट्री मार्शल कलाकारों के लिए उपयुक्त है। मैल्कम जॉर्डन ने उपहास किया, यदि वह मृत्यु की तलाश में आना चाहता है तो उसे आने दो। कुछ समय पहले उन्हें आनव येजर ने पीटा था और वे लंबे समय से उनके प्रति द्वेष रखते थे। राल्फ जॉर्डन और जेरी चैपलिन आनव येजर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, उन्हें लगता था कि वह मरने के लिए यहां आए हैं। डेविड हर्डमैन ने भी आनव येजर को देखा और फुफकारने लगे, श्रीमान येजर, यहां खतरा है, चले जाओ। अगर मैं मर जाऊं तो कृपया ईस्ट नेशन मार्शल लीडर को बताएं कि आज क्या हुआ। आनव येजर ने शांति से कहा, लीडर हर्डमैन, चिंता मत करो, मैं यहां हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। साकिन हॉकिंस ने डेविड हर्डमैन को जमीन पर फेंक दिया और आनव येजर की ओर मुड़कर उपहास करते हुए कहा, बच्चे, सिर्फ इसलिए कि तुमने सातोकुन को हरा दिया, तुम्हें लगता है कि तुम अजेय हो। आपके साथ आप इस आदमी की रक्षा नहीं कर सकते। मूलतः हमारा इरादा तुम्हें ढूंढने का था, लेकिन चूंकि तुम यहां हो तो अब समय आ गया है कि जब तुमने मुझे चोट पहुंचाई थी उसका हिसाब चुका दिया जाए। सातो तारो ने शातिर ढंग से कहा। सचमुच? आनव येजर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, तो आओ और कोशिश करो। अध्याय 129, एक किक से ग्रैंड मास्टर को अपंग बना दो। एक पल के लिए रुकते हुए यांग लो ने साकिन हॉकिंस, काजुओ नाकामुरा और ल्यूशे यूमोन पर नजर डालते हुए कहा, मैं आप तीनों को एक साथ जुड़ने की सलाह देता हूं। इस तरह आप थोड़ी धीमी गति से हार सकते हैं। यांग लो की बातें सुनकर साकिन हॉकिंस, काजुओ नाकामुरा और ल्यूशे यूमोन के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। वे पहले कभी ऐसे अहंकारी व्यक्ति से नहीं मिले थे। सातो तारो ने बार बार उपहास किया। इस बच्चे ने एक ही समय में अपने 3 वरिष्ठ भाइयों को चुनौती देने का साहस किया, यह तो बस मौत को आमंत्रित करने जैसा था। यहां तक कि वहां उपस्थित सभी हॉल मास्टर और शिष्य भी दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग लो इतना अहंकारी होगा कि ऐसे शब्द कहेगा। वे जानते थे कि तीनों व्यक्तियों, काजुओ नाकामुरा में से किसी से भी निपटना उनके लिए कठिन होगा। लेकिन अब इस बच्चे ने उन तीनों को एक साथ शामिल होने के लिए कहने का साहस किया। यदि यह मृत्यु को आमंत्रित करना नहीं था तो और क्या था? जेसिका चैपलिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह आदमी मर चुका है, बस उसकी लाश लेने के लिए तैयार हो जाओ। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और सोचा कि यांग लो लगभग मर चुका है। हालांकि डेविड हर्डमैन और डेमन हर्डमैन ने यह निश्चय कर लिया था कि यदि यांग लो का कोई मुकाबला नहीं है तो वे यांग लो की रक्षा करने और उसे भागने में मदद करने के लिए अपनी जान दे देंगे। साकिन हॉकिंस ने यांग लो को जमकर देखा और भयावह रूप से कहा, बच्चे, जब से मैंने ग्रैंड मास्टर के दायरे में कदम रखा है, किसी ने भी मेरे सामने यह कहने की हिम्मत नहीं की है। आप पहले हैं। उन्होंने आगे कहा, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे अंग तोड़ दूंगा, तुम्हारी साधना को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें अपंग बना दूंगा ताकि तुम अपना शेष जीवन बिस्तर पर बिताओ। इस दिन को हमेशा याद रखो। हम अंग तोड़ना, खेती को नष्ट करना, यह कोई बुरा विचार नहीं है। यांग लो ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, लेकिन जो जीवन भर बिस्तर पर लेटा रहेगा वह तुम होगे, मैं नहीं। बागा। दूसरी ओर, इससे पहले कि साकिन हॉकिंस कोई कदम उठा पाते, काजुओ नाकामुरा अपने दिल में गुस्से को और अधिक नहीं रोक सके। उसने दहाड़ लगाई और यांग लो की ओर दौड़ा। काजुओ नाकामुरा की विशाल आकृति और शक्तिशाली आभा एक ट्रक की तरह यांग लो की ओर बढ़ी, जो यांग लो से एक सिर से भी अधिक ऊंची थी। जैसे ही वह यांग लो के पास पहुंचा, काजुओ नाकामुरा ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी हथेली पृथ्वीग्रे ट्रू क्यूई के भंवर में लिपटी हुई थी और यांग लो के सिर पर
जोरदार प्रहार किया, जैसे कि तलवार से वार कर रहा हो। वहां उपस्थित सभी लोग यह सब देखना बर्दाश्त नहीं कर सके और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। अगला सेकंड, बूम! मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में एक दबी हुई गर्जना गूंज उठी। जमीन फट गई, हवा तेज हो गई, सच्ची क्यूई बहने लगी और मार्शल आर्ट के मैदान में तेज हवा का झोंका आया। हालांकि भ्रमित करने वाली बात यह है कि किसी भी पर्यवेक्षक ने कोई चीख नहीं सुनी। क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे को तुरंत मार दिया गया? चिल्लाने का समय भी नहीं मिला। सभी ने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं और देखा। केवल यांग लो को शांति से वहां खड़े देखा, काजुओ नाकामुरा की हथेली के प्रहार को रोकने के लिए अपना बायां हाथ उठाया। उसके पैरों के नीचे कई पत्थर की पटियाएं पूरी तरह से टूट गई थीं। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि यांग लो को कोई चोट नहीं आई। उसने इसे अवरुद्ध कर दिया, उसने वास्तव में इसे अवरुद्ध कर दिया। इस बच्चे ने वास्तव में काजुओ नाकामुरा की भयानक हड़ताल को रोक दिया। वहां उपस्थित सभी लोग सदमे में थे, उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। विशेषकर जेसिका चैपलिन और मैल्कम जॉर्डन, जो अचंभित थे। वे जानते थे कि यदि वे होते तो निश्चित रूप से इस आघात को रोक नहीं पाते। यदि वे नहीं भी मरे तो भी वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। राल्फ जॉर्डन और जेरी चैपलिन के भी यही विचार थे। बस इतना ही। यांग लो ने काजुओ नाकामुरा की ओर देखा और उसकी आंखों में अस्वीकृति का भाव था। काजुओ नाकामुरा भी अपने सदमे से उबर गए। यह लो! वह दहाड़ा, अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में जकड़ लिया और उसे यांग लो की छाती की ओर घुमाया। लेकिन जैसे ही काजुओ नाकामुरा की मुट्ठी पास आई, यांग लो का दाहिना हाथ आगे बढ़ा और काजुओ नाकामुरा की बाईं कलाई पकड़ ली, फिर उसे जबरदस्ती खींच लिया, जिससे वह आकाश में उड़ गया। जी हां, लगभग 200 पाउंड वजनी काजुओ नाकामुरा को 10 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर हवा में उछाला गया। इसके तुरंत बाद यांग लो उछल पड़ा, उसका शरीर हवा में 10 मीटर से अधिक ऊपर उठ गया और फिर एक सुनहरे युद्ध कुल्हाड़ी की तरह नीचे की ओर लात मारकर काजुओ नाकामुरा की छाती पर वार किया। काजुओ नाकामुरा का चेहरा काफी बदल गया। वह चकमा देना और बचाव करना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। अगले ही पल, बूम! आनव येजर की किक काजुओ नाकामुरा की छाती पर जोरदार तरीके से लगी। आहे! काजुओ नाकामुरा ने एक बेहद पीड़ादायक चीख निकाली और उसका विशाल शरीर बूम के साथ भारी रूप से जमीन पर गिर गया। मोटे पत्थर के टुकड़े चूर्ण में बिखर गए, जिससे मानव आकार का गड्ढा बन गया। काजुओ नाकामुरा के मुंह से खून बह रहा था और उसका शरीर टूटी हुई दरारों से भर गया था। उसके आंतरिक अंग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और यहां तक कि उसका पेट भी टूट गया। इस प्रकार आनव येजर की किक ने काजुओ नाकामुरा को सीधे तौर पर अपंग बना दिया। अब से वह केवल बिस्तर पर लेट सकता था और फिर कभी मार्शल आर्ट विकसित नहीं कर पाएगा। जिस समय आनव येजर स्थिर रूप से उतरे, पूरा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान चुप हो गया। हर कोई आनव येजर को शून्य दृष्टि से देख रहा था, उनकी आंखें विस्मय और भय से भरी हुई थीं। काफी देर तक वहां शांति रही। तभी मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में उत्साह से भरा हंगामा मच गया। क्या बढ़िया काम है! बहुत बढ़िया! वह बहुत दबंग है! यह युवक इतना दबंग है कि उसने उसे सिर्फ एक लात से अक्षम कर दिया। हॉल के सभी मास्टर उत्साह से भरकर चिल्लाए। मैल्कम जॉर्डन का चेहरा बदल गया
और कांपती आवाज में उसने कहा, उसके जैसे ग्रैंड मास्टर ताकतवर को सिर्फ एक लात से कैसे निष्क्रिय किया जा सकता है? यह बच्चा बहुत ताकतवर है। जेसिका चैपलिन भी हैरान थीं, लेकिन उन्होंने कहा, इसमें बड़ी बात क्या है? अभी भी 2 लोग बचे हैं, है ना? साकिन हॉकिंस नामक वह व्यक्ति एक मास्टर मिड लेवल विशेषज्ञ है। आनव येजर मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड के केंद्र में चुपचाप खड़े होकर साकिन हॉकिंस और अन्य लोगों को देख रहे थे और उदासीनता से बोले, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि ईस्ट नेशन मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में कोई नहीं है? लानत है! मुझे तुम्हें मारना होगा! साकिन हॉकिंस ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आभा पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। उसके शरीर के चारों ओर एक चमकदार हरी रोशनी चमक रही थी। वह आनव येजर की ओर बढ़ा। आनव येजर स्थिर खड़े रहे, उनके चेहरे का भाव अपरिवर्तित रहा। 1 सेकंड से भी कम समय में साकिन हॉकिंस ने 10 मीटर से अधिक की दूरी पार की और क्रोध से भरकर आनव येजर पर ग्रीन ट्रू क्यूई में लिपटा एक मुक्का मारा। लेकिन जिस क्षण साकिन हॉकिंस का मुक्का आया, आनव येजर ने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया। उनका बायां हाथ हथेली में बदल गया और उन्होंने सामने वाले हिस्से को रोक दिया। बूम! मुट्ठियां और हथेलियां टकरा गईं, दबी हुई गड़गड़ाहट जैसी आवाज आ रही थी। वोश! तेज हवाएं तेज हो गईं और पत्थर की पटियाएं सीधे ऊपर उठ गईं और सभी दिशाओं में बिखर गईं। बजरी की धूल हवा में लुढ़क गई। दर्शकों ने करीब आने की हिम्मत नहीं की और एक के बाद एक पीछे हट गए। तब तक नहीं जब तक बजरी की धूल नष्ट न हो जाए। उन्होंने देखा कि आनव येजर अभी भी वहीं खड़े थे और आसानी से साकिन हॉकिंस के मुक्के को रोक रहे थे। उसने इसे फिर से अवरुद्ध कर दिया। दर्शक एक बार फिर इस दृश्य को देखकर स्तब्ध और आश्चर्यचकित हो गए। अपमानित महसूस करते हुए साकिन हॉकिंस गुस्से से चिल्लाया और अपने बाएं हाथ से आनव येजर पर एक और मुक्का मारा। लेकिन आनव येजर ने अपना दाहिना हाथ उठाया और सहजता से अपनी मुट्ठी फिर से रोक ली। इस बार साकिन हॉकिंस को थोड़ा डर लगा और उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की। लेकिन आनव येजर ने उसे कोई मौका नहीं दिया। इसके बजाय उसने दोनों हाथ फैलाए, अपनी दोनों मुट्ठियां पकड़ी और फिर अपनी भुजाओं पर बल लगाया और उन्हें जोर से घुमाया। दरार! दरार! गाहे! साकिन हॉकिंस ने एक दयनीय चीख निकाली क्योंकि आनव येजर ने उसके दोनों हाथों को पूरी तरह से मोड़ दिया था और तोड़ दिया था। अध्याय 130 तलवार मास्टर। इस चीख से घटनास्थल पर मौजूद हर कोई भयभीत हो गया। मध्य चरण में एक दुर्जेय गुरु की भुजाएं ऐसे ही अक्षम हो गईं। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही साकिन हॉकिंस दर्द से बेहोश होने वाले थे, आनव येजर ने तेजी से 2 और किक मारी। दरार! दरार! हड्डियां टूटने की 2 और तीखी आवाजें गूंजीं। गाहे! साकिन हॉकिंस एक बार फिर चिल्लाया। उसके 2 पैर टूट गए, दर्द ने उसे पूरी तरह से जगा दिया। एक जोरदार धमाका के साथ साकिन हॉकिंस सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। आनव येजर की आंखों ने कोई दया नहीं दिखाई क्योंकि उसने एक बार फिर साकिन हॉकिंस के पेट के निचले हिस्से पर लात मारी, जिससे उसका पेट नष्ट हो गया। बूम! साकिन हॉकिंस उड़कर बाहर आया और 10 मीटर दूर धमाके के साथ उतरा। उसका पूरा शरीर ऐंठ रहा था, लगातार चीख रहा था। इस समय दृश्य एक बार फिर विचित्र सन्नाटे में बदल गया। घटनास्थल पर किसी ने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। जब आनव येजर ने काजुओ नाकामुरा को अक्षम कर दिया था, तो यह पहले ही उन्हें चौंका चुका था।
और अब आनव येजर ने साकिन हॉकिंस को आसानी से खत्म कर दिया था। उन्हें जो सदमा लगा वह अवर्णनीय था। भव्य निपुणता के प्रारंभिक और मध्य चरण में एक मार्शल कलाकार को लगातार अक्षम करने में सक्षम होना यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि इस युवक के पास मास्टर के अंतिम चरण की खेती थी। अब तक किसी को भी आनव येजर की ताकत पर संदेह नहीं था। यहां तक कि शीर्ष 3 मार्शल आर्ट हॉलों के हॉल मास्टर्स राल्फ जॉर्डन, जेरी चैपलिन और ब्रेंडन स्किनर, एलायंस मास्टर डोलेरस मार्टेल को भी इसमें कोई संदेह नहीं था। जेसिका चैपलिन का चेहरा पीला पड़ गया। कांपते हुए उसने कहा, श्रीमान जॉर्डन, क्या यह आदमी राक्षस है? मैल्कम जॉर्डन ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता कि वह राक्षस है या नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति है जिसे हम भड़का नहीं सकते। इस समय सातो तारो शब्दों से परे भयभीत था। उसने सातो रिघी की ओर देखा और चिल्लाया, दूसरे वरिष्ठ भाई, जल्दी से अपना कदम उठाओ, हमें इस बच्चे को मारना होगा। जैसे ही सातो रिघी आनव येजर की ओर बढ़ा, उसके चेहरे का भाव अत्यधिक गहरा हो गया। वह आनव येजर से कुछ मीटर की दूरी पर रुके। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, तुमने मेरे 2 छोटे भाइयों को विकलांग बना दिया है। तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। आनव येजर ने उदासीनता से उत्तर दिया, आपके साथ आप योग्य नहीं हैं। मार डालो। सातो रिघी ने दहाड़ते हुए तुरंत अपनी कमर से तलवार खींच ली। वोश! एक बैंगनी रोशनी आकाश में फैल गई, हवा को चीरती हुई, एक तीखे जानलेवा इरादे के साथ आनव येजर की छाती पर वार कर रही थी। चाकू खींचने का कौशल। राल्फ जॉर्डन चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। यह वास्तव में चाकू खींचने का कौशल है। और इस आदमी का चाकू खींचने का कौशल दाचेंग के स्तर तक पहुंच गया है। वह एक ही वार में शुरुआती और मध्य चरण के मास्टर्स को भी तुरंत मार सकता है। जेरी चैपलिन और ब्रेंडन स्किनर ने भी आश्चर्य से आंखें भरकर कहा। चूंकि वहां उपस्थित सभी लोग मार्शल कलाकार थे, इसलिए वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि चाकू खींचने का कौशल सकुरा देश की तलवारबाजी द्वारा निर्मित एक चाल थी। एक बार दाचेंग क्षेत्र में इसका अभ्यास करने के बाद यह अत्यंत भयावह हो जाएगा तथा विरोधियों को तुरंत मारने में सक्षम हो जाएगा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह शांत और निष्क्रिय तलवारबाज इतना भयानक होगा। पिताजी, क्या यह लड़का अंतिम चरण का मास्टर मार्शल आर्टिस्ट है? जेसिका चैपलिन ने जेरी चैपलिन से पूछा। अत्यधिक संभावना। जेरी चैपलिन ने सिर हिलाया। जेसिका चैपलिन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मिस्टर येजर खतरे में है? इसलिए आनव येजर को लगातार 2 ग्रैंड मास्टर्स को अक्षम करते देखने के बाद वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गईं और सम्मान दिखाने के अलावा उनकी प्रशंसा भी करने लगी। जैसे ही जेरी चैपलिन बोलने वाले थे, अचानक धातु और पत्थर की टक्कर गूंज उठी। सबने ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि आनव येजर अभी भी अपनी मूल स्थिति में खड़ा था, लेकिन उसका शरीर अब एक सुनहरी प्रकाश ढाल में लिपटा हुआ था जो सातों तारों की तलवार को रोक रहा था। सच्ची क्यूई बढ़ी, आग की चिंगारियां फूट पड़ीं जो आंखों को छेद रही थीं। उसने इसे ब्लॉक कर दिया। उसने इसे फिर से ब्लॉक कर दिया। इतना मजबूत। यह युवक बहुत ताकतवर है, ब्रेंडन स्किनर ने प्रशंसा में कहा। आनव येजर के प्रति उनका सम्मान अपने चरम पर पहुंच गया। अन्य लोग भी अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध थे, आश्चर्य से हाँफ रहे थे। आनव येजर को अपनी तलवार
रोकते देख सातो तारो स्वयं दंग रह गया। आपको यह जानना होगा कि उसकी साधना पहले ही गुरु के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है और उसका चाकू खींचने का कौशल भी बड़ी सफलता के दायरे में पहुंच गया है। प्रारंभिक चरण और मध्य चरण के गुरुओं को मारना मुश्किल नहीं है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस बच्चे ने वास्तव में अपनी ही तलवार रोक ली। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे ने अंतिम चरण के मास्टर स्तर की खेती में भी प्रवेश कर लिया हो? अभी वह मात्र 20 वर्ष का था, फिर भी उसकी इतनी उच्च साधना कैसे हो सकती थी? पिता, मुझे डर है श्रीमान। येजर में वास्तव में अंतिम चरण की मास्टर स्तरीय खेती है। डेमन हर्डमैन ने डेविड हर्डमैन की ओर कांपती हुई सजा सुनाई। डेविड हर्डमैन ने धीरे से सिर हिलाया, उनका दिल भी गहरा सदमे में था। इस समय मार्शल आर्ट के क्षेत्र में सातो तारो ने ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, भले ही तुम मेरी तलवार रोक दो, इसका क्या मतलब है? आइए देखें कि आप बाद में आने वालों को कैसे रोकते हैं। बोलते समय सातो तारो ने तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और उसे आनव येजर की ओर लगातार काट दिया। एक के बाद एक तलवारें कट गईं और पीछे छवियों के निशान छोड़ गईं। सैकड़ों बैंगनी तलवारों ने हवा को पर्दे की तरह फाड़ दिया और आनव येजर पर जमकर हमला किया। आनव येजर ने ड्रैगन वॉकिंग 9 स्टेप्स का प्रदर्शन किया और मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड के भीतर उनकी तेज गति ने आसानी से हर तलवार को चकमा दे दिया। दरार दरार दरार। जमीन पर पड़े पत्थर के टुकड़े एक के बाद एक टूटकर बजरी की धूल में बदल गए और आसमान की ओर उठने लगे। देख रहे लोग भयभीत हो गए। उपस्थित सभी हॉल मास्टर और शिष्य देख सकते थे कि यह सातो तारो निस्संदेह तलवार कला का विशेषज्ञ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पहले कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन बाद में पता चला कि वह ऐसा करने से घृणा करता था। इस वजह से वे आनव येजर के बारे में और भी अधिक चिंतित हो गए। काजुओ नाकामुरा और साकिन हॉकिंस, जो हिलने डुलने में असमर्थ होकर जमीन पर लेटे हुए थे, दोनों ने अपने दांत भींच लिए और फुसफुसाए, वरिष्ठ भाई, आपको इस आदमी को मारना होगा, उसे मार डालो। उसे मार डालो। उसे मार डालो। उसे मार डालो। सातो तारो के शिष्य भी चिल्लाने में शामिल हो गए। हालांकि इस समय स्थिति ऐसी लग रही थी कि सातो तारो का पलड़ा भारी है, केवल वह स्वयं जानता था कि उसका कोई पलड़ा भारी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपनी तलवार कैसे घुमाई, यह बच्चा आसानी से इससे बच सकता था, जिससे लड़ते समय वह और अधिक चिंतित और क्रोधित हो जाता था। हजारों तलवारें लहराने के बाद सातो तारो गुस्से में दहाड़ा, बच्चे, अगर तुममें क्षमता है तो मुझसे आमने सामने भिड़ जाओ, हर समय चकमा देने का क्या मतलब है? यह सुनकर आनव येजर सीधे रुक गए और हंसे, ठीक है, जैसा आप चाहें। मरो। सातो तारो ने इस अवसर का लाभ उठाया, दोनों हाथों से तलवार पकड़ ली, अपने शरीर में असली क्यूई को चरम सीमा तक सक्रिय कर दिया और फिर आनव येजर पर तलवार से हमला कर दिया। वोश। यह तलवार का प्रहार किसी भयावहता से कम नहीं था, जिससे जमीन पर कई दर्जन मीटर लंबी खाई बन गई और यह आनव येजर की ओर बढ़ती रही। श्रीमान येजर, सावधान रहो। डेविड हर्डमैन और अन्य लोग घबराकर चिल्लाने लगे, उनका दिल लगभग फटने ही वाला था। वे सभी इस तलवार की भयावहता को महसूस कर सकते थे। हालांकि इस तलवार के हमले के एक पल में ही आनव येजर ने भी अपने शरीर के अंदर असली क्यूई को सक्रिय किया, अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद की और जोरदार मुक्का मारा। इस मुक्के से एक गोल्डन ट्रू क्यूई गोल्डन ड्रैगन इल्यूजन में बदल गया
और तलवार की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।そうだ、僕がキラだ。